चैप्टर 161। जिस दिन वह समुद्रनगर छोड़ेगा उसी दिन उसकी मृत्यु भी होगी। आर्यन शर्मा को दादाजी शर्मा के रोमांचक अतीत के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। छोटे लड़के, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दादाजी शर्मा को जब आर्यन शर्मा की अजीब निगाहों पर ध्यान गया तो वे शर्मिंदगी से तुरंत क्रोधित हो गए। उसने आर्यन शर्मा को घूरकर देखा। है कुछ नहीं, कुछ नहीं, आर्यन शर्मा ने हंसते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, दादाजी, मैं अतीत में आपके सभी गौरवशाली कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। हम आपके दादाजी जब छोटे थे तो हीरो थे। दादाजी शर्मा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और गर्व से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरी दादी को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे, आर्यन शर्मा ने कहा। बिल्कुल। अतीत में जब आर्यन शर्मा ने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर से अपने अतीत को याद करने वाला था तो उसने जल्दी से कहा, दादाजी, कोई मुझे टोस्ट देने आया है। मुझे उसकी देखभाल करने जाने दो। बोलना समाप्त करने के बाद वह अपने दादाजी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही भाग गया। आज आर्यन शर्मा मुख्य लीड थे। उसकी ताकत का प्रदर्शन देखने के बाद सभी ने उस पर और भी अधिक मक्खन लगाया। बहुत से लोग उसे पेय देने आए। उन्होंने उसकी इतनी प्रशंसा की कि वह लगभग सुन्न हो गया। राजेश शर्मा को भी इसी स्थिति में थे। कुछ समय बाद शराब के कारण उसे चक्कर आने लगा। यदि राहुल शर्मा और अन्य लोगों ने उसे कुछ पेय खत्म करने में मदद नहीं की होती तो वह अब तक बर्बाद हो चुका होता। सुखद भोज समाप्त हुआ। जब मेहमान क्राउन होटल से निकले तब भी वे आर्यन शर्मा के बारे में बात कर रहे थे। जू जियानबो ने पलटकर कहा, शर्मा परिवार फलने फूलने वाला है। यह सब आर्यन शर्मा की वजह से था। उसने अपने बेटे और बेटी की ओर देखा। उनकी बेटी ने भी मार्शल आर्ट कोर्स में प्रवेश लिया था और अब वह एक मार्शल योद्धा थी। हालांकि उसके पास आर्यन शर्मा की क्षमता या स्वभाव नहीं था। जब जयंत वाघ ने अभी हमला किया तो उनकी बेटी स्पष्ट रूप से हैरान रह गई। यदि वह उस आदमी का सामना कर रही होती तो शायद वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाती। दूसरे पक्ष को तब तक दबाने की बात तो छोड़ ही दीजिए जब तक कि वह आर्यन शर्मा की तरह प्रतिरोध करने में असमर्थ न हो जाए। टिटल हुई, मैं मार्शल आर्ट पथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। यदि आप अनुकूलन करने में असमर्थ हैं तो आपको भविष्य में कार्यालय की नौकरी की तलाश करनी चाहिए, जू जियानबो ने अपनी बेटी से कहा। जाह्नवी हुई ने अपने होंठ काटे और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं इसके बारे में सोचूंगी। जू जियानबो ने उससे और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और रिया गुप्ता की ओर देखा। उन्होंने पूछा, रिया गुप्ता, क्या आप वाकई मार्शल आर्ट के रास्ते पर जाना चाहते हैं? यह मार्ग बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने देखा कि भोज के दौरान क्या हुआ। उनके लिए मौत एक आम बात है। रिया गुप्ता ने अपना सिर दृढ़ता से हिलाया और कहा, पिताजी, मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं। ठीक है। चूंकि आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़े और ऐसा करें। मैं पूरे दिल से आपका समर्थन करूंगा, जू जियानबो ने राहत के साथ कहा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, रिया गुप्ता ने कहा। आप पहले से ही आर्यन शर्मा के करीब हैं। इस रिश्ते को ठीक से बनाए रखें। अलग मत हो जाओ, जू जियानबो ने कहा। इटल जी, चूंकि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं इसलिए समय मिलने पर आप आर्यन शर्मा का मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। सभी मेहमानों को विदा करने के बाद आर्यन शर्मा, दादाजी शर्मा और शर्मा परिवार एक कमरे में आए। आर्यन शर्मा द्वारा बुरी तरह घायल होने के बाद जयंत वाघ को यहां बंद कर दिया गया था। उसके हाथ पैर धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे और वह हताश लग रहा था। वह बहुत कमजोर था। आर्यन शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और उस आदमी की ओर देखा। उसका चेहरा ठंडा था। आप क्या चाहते हैं? जयंत वाघ ने डरते हुए पूछा।
जब उसने आर्यन शर्मा को अपनी ओर घूरते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। आर्यन शर्मा ने कहा, मेरे सवालों का जवाब दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम सचमुच मुझे जाने दोगे? जयंत वाघ ने संदेह से पूछा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, आर्यन शर्मा ने उदासीनता से कहा और उसकी आंखों के सामने एक ठंडी झलक चमक उठी। ठीक है, पूछो। जयंत वाघ ने अपने दांत पीस लिए और समझौता करने का फैसला किया। आर्यन शर्मा ने देखा कि वह अभी भी काफी समझदार था, इसलिए उसने सिर हिलाया और पूछा, रणवीर जोशी की पृष्ठभूमि क्या है? पहले तो वह एक साधारण व्यक्ति था। हालांकि उनके पोते राकेश जोशी एक मार्शल आर्ट प्रतिभा हैं। जब आर्यन शर्मा ने यह कहा तो जयंत वाघ उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। जारी रखें, आर्यन शर्मा ने कहा। राकेश जोशी बहुत प्रतिभाशाली है। लीटिंग मार्शल हाउस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने उसे एसएस ग्रेड अनुबंध भी दिया। बाद में लेटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष ने उन पर ध्यान दिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा बन गए। जयंत वाघ ने धीरे से कहा, जोशी परिवार को इससे लाभ हुआ और धीरे धीरे वह वर्षों में एक शक्तिशाली परिवार बन गया। लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष शिष्य, एक 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा। राहुल शर्मा और अन्य लोग अचंभित रह गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी स्थिति थी, उनका शर्मा परिवार उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शर्मा परिवार का वास्तव में बहुत बड़ा दुश्मन था। उन्होंने सोचा कि आर्यन शर्मा केवल एक सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उनकी तुलना राकेश जोशी से बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक पल में सभी को तनाव महसूस हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रणवीर जोशी ने अपने पोते के बारे में शेखी बघारी। वह राकेश जोशी की बात कर रहे हैं। दादाजी शर्मा शांत भाव से बोलते हुए शांत दिखाई दिए। पिताजी, राकेश जोशी बहुत शक्तिशाली है और वह लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष का प्रत्यक्ष शिष्य है। हमारा शर्मा परिवार उसके खिलाफ कैसे लड़ सकता है? झाओ हुईली ने पीले चेहरे से कहा। आप किस बात से घबरा रहे हैं? दादाजी शर्मा ने डांटा। फिर उन्होंने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है। क्या वह समुद्रंगर आ सकता है और हमारे शर्मा परिवार को नष्ट कर सकता है? अदूरदर्शी, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बकवास मत करो। राहुल शर्मा ने उसे घूरकर देखा। इटिलटेन, क्या तुम्हें विश्वास है? दादाजी शर्मा ने आर्यन शर्मा से पूछा। यह सुनकर सभी लोग अनजाने में आर्यन शर्मा की ओर देखने लगे। वह शर्मा परिवार में एकमात्र मार्शल योद्धा थे। यदि किसी के पास राकेश जोशी का विरोध करने का मौका था तो वह आर्यन शर्मा था। यद्यपि अभी उनकी क्षमता में बहुत अंतर है, फिर भी भविष्य में उनके पास मौका हो सकता है। राकेश जोशी ने भले ही एसएस ग्रेड अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हों, लेकिन मैंने जिस पर हस्ताक्षर किए हैं वह एसएस ग्रेड अनुबंध है। आर्यन शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने शक्तिपीठ मार्शल हाउस द्वारा उन्हें दिए गए अनुबंध के बारे में सभी को बताया। एक एसएस ग्रेड अनुबंध। जयंत वाघ की आंखें पूरी तरह खुल गईं। आपने वास्तव में एक एसएस ग्रेड अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? उसने अविश्वास से आर्यन शर्मा की ओर देखा। राहुल शर्मा और अन्य लोग एसएस ग्रेड अनुबंध और एसएस ग्रेड अनुबंध के बीच अंतर नहीं जानते थे। वे बस इतना जानते थे कि इसमें एक अतिरिक्त एस भी है, इसलिए यह अधिक प्रभावशाली लग रहा था। इसके अलावा जब उन्होंने जयंत वाघ की अभिव्यक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि एसएस ग्रेड अनुबंध बहुत आश्चर्यजनक होना चाहिए। सभी को तुरंत ही स्थिति में आशा नजर आई। मुझे कुछ समय दो, मैं उस राकेश जोशी से कमजोर नहीं होऊंगा, आर्यन शर्मा ने कहा। कुछ बातें ऐसी थीं जो आर्यन शर्मा ने नहीं कही। क्या 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली होता है? उन्होंने एक स्टार सैनिक स्तरीय मार्शल योद्धा से 3 स्टार सैनिक स्तरीय मार्शल योद्धा बनने में केवल 2 महीने से भी कम समय लगाया।
उस स्थिति में क्या 6 सितारा मार्शल योद्धा बनना बहुत दूर की बात होगी? मैं एक बग हूं। मैं कैसे हार सकता हूं? यह बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि लिटिल टेंग उस राकेश जोशी से कमजोर नहीं होगा, झाओ हुईली ने खुशी से कहा। हर कोई अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। वह कौन था जो अभी डर के मारे पीला पड़ गया? यह बेवकूफ औरत। राहुल शर्मा अपना चेहरा ढकना चाहता था। उसे अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई। यह अच्छी बात है कि आप आश्वस्त हैं। हालांकि इससे पहले कि आपकी क्षमता पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए, कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। राकेश जोशी का डटकर सामना मत करो, दादाजी शर्मा ने कहा। जरूर। आप जयंत वाघ के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? दादाजी शर्मा ने पूछा। आपने कहा था कि जब तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप मुझे जाने देंगे, जयंत वाघ चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। चिंता मत करो। मैं जो कहता हूं वही सच है। मैं तुम्हें अभी रिहा कर दूंगा। आर्यन शर्मा ने किसी को अपने हाथों और पैरों के चारों ओर की जंजीरों को खोलने का आदेश दिया और उसे जाने की अनुमति दी। दादाजी शर्मा जब जयंत वाघ की पीठ की ओर देखते थे तो वे भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाते थे। यदि आप घास को उसकी जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे तो भविष्य में परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। चिंता मत करो दादाजी। जिस दिन वह समुद्रनगर छोड़ेगा उसी दिन उसकी मृत्यु भी होगी, आर्यन शर्मा ने अपने होठों के किनारे पर ठंडी मुस्कान के साथ उदासीनता से कहा। चैप्टर 162 रुको और मार डालो। जयंत वाघ को लगा कि वह बेहद बदकिस्मत है। पहले तो उसने सोचा कि यह एक आसान काम है। उसे बस समुद्रनगर की यात्रा करनी थी और एक छोटे परिवार को एक घड़ी भेजनी थी। वह राकेश जोशी पर एक एहसान करने में सक्षम था, तो क्यों नहीं? यद्यपि राकेश जोशी ने उस पर उपकार करने के बावजूद उसकी मदद नहीं की, फिर भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ना ही पर्याप्त था। यह प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाने जैसा था। देवता शायद आपको याद न रखें, लेकिन यदि आप मंदिर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे तो देवता कभी भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। पहली नजर में यह एक कठिन और निरर्थक कार्य लग सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। राकेश जोशी लीटिंग मार्शल हाउस के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जो एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह सामान्य चरण के शिखर पर थे और पूरे देश में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। उसे बस थोड़ा सा लाभ देने की जरूरत थी और उसके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में राकेश जोशी को जीवन भर लाभ होगा। इसी प्रकार यदि उसे राकेश जोशी की उंगलियों की दरारों से कुछ लाभ मिल सके तो यह उसके जैसे सामान्य मार्शल योद्धा के लिए पर्याप्त होगा, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मार्शल योद्धा ज्यादातर रुचि का पीछा करते थे। जयंत वाघ को शर्मा परिवार से कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वह रुचि के कारण राकेश जोशी का मोहरा बनने और उसके लिए कार्य पूरा करने को तैयार था। दुर्भाग्य से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन शर्मा इतना मजबूत होगा। उसने ज्यादा ताकत भी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने पहले ही उसे दबा दिया था। वह बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। वह बच्चा थोड़ा अजीब है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह सिर्फ एक मार्शल योद्धा बन गया? अभी तो केवल एक ही ग्रीष्मकालीन अवकाश था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यहां तक कि एक सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इतनी तीव्र गति से सुधार नहीं कर सकता। जयंत वाघ निराश था। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हम भले ही उसके पास कुछ क्षमता हो, वह क्या कर सकता है? क्या उनकी तुलना राकेश जोशी से की जा सकती है? वह भी काफी मूर्ख है। मैंने उसके सवालों का जवाब दिया और उसने सचमुच मुझे जाने दिया। क्या वह नहीं जानता कि बाघ को जंगल में वापस छोड़ने का क्या मतलब होता है? उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। उसने मन ही मन उग्रता से सोचा, जब मैं राजधानी इंद्रपुर वापस जाऊंगा तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं क्या कहता हूं। मैं राकेश जोशी को बता सकता हूं कि यह व्यक्ति काफी शक्तिशाली है
और गंभीर चोटों के बाद मैं भागने में सफल रहा। फिर मैं अतिशयोक्ति करूंगा और उसे बताऊंगा कि उसने राकेश जोशी को कैसे अपमानित किया। राकेश जोशी निश्चित रूप से समुद्रनगर में अधिक शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं को भेजेगा। मुझे विश्वास नहीं है कि शर्मा परिवार इन सब के बाद भी जीवित रह सकता है। जयंत वाघ बिना रुके हवाई अड्डे की ओर दौड़ा। वह समुद्रनगर में रहकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। उसे यथाशीघ्र राजधानी इंद्रपुर वापस जाना होगा। 1 घंटे बाद वह विमान में चढ़ गया। विमान ने धीरे धीरे उड़ान भरी और राजधानी इंद्रपुर की ओर बढ़ गया। जब विमान समुद्रनगर से रवाना हुआ तो जयंत वाघ ने मन ही मन राहत की सांस ली। वह अभी अपने तनावग्रस्त मन को शांत कर ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दर्द से अपना दिल पकड़ लिया। कैसे? यह कैसे संभव है? जयंत वाघ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने अपना अंतिम वाक्य बड़ी कठिनाई से निकाला। तभी उसका सिर नीचे झुक गया। वह मर गया। आखिरी क्षण में आर्यन शर्मा का चेहरा उसके दिमाग से निकल गया। उसने मुझे जाने देने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं मूर्ख हूं। क्या मजाक है? भोज समाप्त होने के कुछ समय बाद ही शर्मा परिवार आर्यन शर्मा के परिवार के साथ डियर गार्डन स्थित अपने नए घर में चला गया। विला का दौरा करने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में सहजता से बातें करने लगे। यहाँ का वातावरण उत्कृष्ट है, झाओ हुईली ने कहा। जब मैं अंदर आया तो मैंने कई सुरक्षा गार्डों को इलाके में गश्त करते देखा। हाँ, यहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि मार्शल योद्धा भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, कमला शर्मा की बहन ली ज्यूलान ने कहा। आखिरकार यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग मार्शल योद्धाओं के परिवार के सदस्य हैं। उनमें से कोई भी एक दुर्जेय व्यक्ति हो सकता है जिसे आप उकसा नहीं सकते। यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? वांग जियालिंग ने कहा। दूसरे कोने पर आर्यन शर्मा युवा पीढ़ी के साथ थे। उसकी पुतलियां हल्की सी टिमटिमा रही थीं। जयंत वाघ निश्चित रूप से मेरे द्वारा उसके शरीर में छोड़े गए छोटे से उपहार से आश्चर्यचकित होगा। दरअसल यह सिर्फ एक पतली सुई थी जिस पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति लगी हुई थी। आर्यन शर्मा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतनी लंबी दूरी तक नहीं बढ़ा सके। हालांकि यदि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा किसी वस्तु पर छोड़ दे तो वह कुछ समय तक नष्ट नहीं होगी। वह आध्यात्मिक शक्तियों के बीच टेलीपैथी का उपयोग करके कुछ सरल कार्य करने में सक्षम था। उदाहरण के लिए विस्फोट। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ हिस्सा सिर्फ पतली सुई पर ही नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ अग्नि शक्ति भी छोड़ी। आर्यन शर्मा ने पतली सुई जयंत वाघ के दिल के किनारे पर रख दी थी। एक बार जब उसने इसे प्रज्वलित किया तो यह सीधे जयंत वाघ के दिल में घुस जाएगा। यहाँ तक कि एक मार्शल योद्धा भी इसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए आर्यन शर्मा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह भाग्यशाली होगा और बच जाएगा। वह जानता था कि जयंत वाघ की मौके पर ही मौत हो जाएगी। दुर्भाग्यवश वह विशेषता बुलबुले नहीं उठा सका क्योंकि वे बहुत दूर थे। अगले 2 दिनों तक आर्यन शर्मा दिन में जहर के गुण लेने के लिए नलिन चंद्रिका की तलाश में गया, अपने माता पिता के साथ गया और रात में डॉडो को पढ़ाया। आधी रात को वह आत्मा की विशेषताओं को चुनने के लिए पश्चिमी उपनगर मानसिक अस्पताल में घुस जाता था। उनका जीवन सचमुच संतुष्टिदायक था। बहुत जल्द ही विश्वविद्यालय का पहला दिन आ गया। आर्यन शर्मा का परिवार पहले ही डियर गार्डन में अपने नए घर में चला गया था। कमला शर्मा आर्यन शर्मा के सामान की जांच कर रहा था। साथ ही वह एक स्नेही मां की तरह उसे परेशान करती रही। उसके हाथ भी हिलना बंद नहीं हुए। उसने उपयोगी और बेकार सभी चीजें उसके सामान के थैले में भर दीं। मां, बस इतना ही काफी है। यदि आप इसमें और चीजें भर देंगे तो यह बंद नहीं होगा। आर्यन शर्मा हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया था। मैं इसे बंद कर सकता हूं। आपकी मां इसमें माहिर हैं। चाहे मैं अंदर कितनी भी चीजें रखूं,
मैं इसे आपके लिए बंद कर दूंगा, कमला शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। लेकिन आप इतनी सारी चीजें क्यों पैक कर रहे हैं? स्कूल में सब कुछ बिकता है और यह विश्वविद्यालय शहर के बगल में स्थित है। मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ। एक साथ इतनी सारी चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं है, आर्यन शर्मा ने असहाय होकर कहा। मैंने सुना है कि सैन्य अकादमियां वास्तव में सख्त हैं। वे आपको सामान्य समय पर स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं, कमला शर्मा ने कहा। यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। मुझे कुछ चीजों के लिए स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। हो सकता है कि वे मुझे स्कूल के गेट से आपके द्वारा अंदर रखी गई चीजें लाने की भी अनुमति न दें। वे आपको उन्हें अंदर लाने की अनुमति नहीं देंगे? आर्यन शर्मा ने अपनी मां को हर तरह से राजी किया और अंततः उसे विश्वविद्यालय में अपने साथ 3 सामान बैग ले जाने देने का विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भाई आर्यन शर्मा, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? डॉडो सोफे पर बैठ गई और अपनी बड़ी आंखों से व्यस्त कमला शर्मा को घूरने लगी। फिर उसने आर्यन शर्मा से पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। यह सही है। मैं स्कूल जा रहा हूं। तुम्हें घर पर आज्ञाकारी होना चाहिए, ठीक है? आर्यन शर्मा नीचे बैठ गया और उसका सिर थपथपाया। दो ने अपना छोटा सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं आज्ञाकारी रहूंगी। अच्छी लड़की। लेकिन अगर भाई आर्यन शर्मा घर पर नहीं हैं, तो मुझे मार्शल आर्ट कौन सिखाएगा? डॉडो ने एक पल के लिए सोचा, अपना सिर झुकाया और पूछा। आर्यन शर्मा ने डॉडो के हालिया प्रदर्शन को याद किया। उसकी दृढ़ता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने एक क्षण विचार किया और कहा, जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम्हें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे वापस आने और तुम्हें सिखाने का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है, मैं भाई के वापस आने का इंतजार करूंगा। डॉडो ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। कमला शर्मा ने जब दोनों लोगों को बगल में बातें करते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पिछले कुछ दिनों से डॉडो असाधारण रूप से आज्ञाकारी था। वह अपने साथियों की तुलना में अधिक आज्ञाकारी थी। इससे लोग उसे पसंद करने लगे, लेकिन उसके लिए दुखी भी हुए। आधे घंटे बाद आर्यन शर्मा एक सामान बैग खींचकर घर से बाहर चला गया। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करें। परिवार के बारे में चिंता मत करो। राजेश शर्मागुओ प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसे देखते हुए कहा। आर्यन शर्मा ने कहा, चिंता मत करो, लेकिन अगर कुछ है तो आपको मुझे फोन करना होगा। राजेश शर्मागुओ ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। आर्यन शर्मा ने कमला शर्मा और राजेश शर्मागुओ पर फिर से नजर डाली। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। उसने उनसे उसे विदा करने के लिए नहीं कहा। चैप्टर 163 विश्वविद्यालय में प्रवेश। विश्वविद्यालय शहर में। आज 1 सितंबर था। रास्ते में आर्यन शर्मा को कई छात्र और अभिभावक दिखाई दिए। कुछ छात्र अपना सामान स्वयं खींच रहे थे और पर्यावरण से परिचित लग रहे थे। ये पुराने छात्र थे। वह कुछ छात्रों को देख सकता था जो अपने माता पिता के साथ आए थे। वे कई बैग ले जा रहे थे और उनकी पोशाक थोड़ी देहाती लग रही थी। यह बताना आसान था कि वे नए छात्र थे। गरुड़ सैन्य अकादमी। कई छात्र और अभिभावक विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर एकत्र हुए थे। हालांकि नियमित विश्वविद्यालयों की तुलना में वहां उतने लोग नहीं थे, इसलिए यह बहुत तंग नहीं था। उनके पिछले जीवन में सैन्य अकादमियों ने नियमित विश्वविद्यालयों की तुलना में पहले स्कूल शुरू किया था। अधिकांश सैन्य अकादमियों ने अगस्त के मध्य में स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कुछ तो और भी अधिक पागल हो गए और उन्होंने अगस्त के शुरू में ही कक्षाएं शुरू कर दी। सैन्य अकादमियों ने पहले ही स्कूल शुरू कर दिया था क्योंकि वे सभी नए छात्रों को सबक देना चाहते थे। वे उन्हें बताना चाहते थे कि सैन्य अकादमी के छात्र दूसरों से अलग हैं। इस जीवन काल में मार्शल आर्ट परीक्षा के कारण विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को जुलाई तक के लिए टाल दिया गया।
इस प्रकार सभी विश्वविद्यालय 1 सितंबर को शुरू हुए। आर्यन शर्मा थोड़ा भावुक हो गया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने किसी अज्ञात विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। यह आज से बिल्कुल अलग दृश्य था। उसकी भावनाएं भी अलग थीं। नए छात्रों के रिपोर्टिंग अनुभाग में कुछ लंबी मेजें एक साथ रखी गई थीं। मेजों के ऊपर छलावरण शैली के सनशेड लगाए गए थे। कई वरिष्ठ भाई बहन सैन्य पोशाक पहने हुए थे और नए छात्रों का स्वागत कर रहे थे। जब उन्होंने आर्यन शर्मा को आगे आते देखा तो सैन्य पोशाक पहने एक लंबा और सीधा युवक मुस्कुराया और अपना मुंह खोल दिया। आप नए छात्र हैं, है ना? क्या तुम अकेले आए थे? हाँ, आर्यन शर्मा ने उत्तर दिया। नए छात्रों की रिपोर्टिंग के लिए किसी को अकेले आते देखना दुर्लभ है। युवक आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने कहा, कृपया मुझे अपना स्वीकृति पत्र दीजिए। आर्यन शर्मा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र दूसरे पक्ष को भेज दिया। आर्यन शर्मा, जब युवक ने स्वीकृति पत्र पर नाम देखा तो वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या? आर्यन शर्मा? क्या वह आर्यन शर्मा है? बगल में बैठे अन्य वरिष्ठ भाई बहनों ने ऊपर देखा और उत्सुकता से आर्यन शर्मा को देखा। युवक ने पूछा, क्या आप इस वर्ष समुद्रंगर में मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान हैं? वह मैं हूं। आर्यन शर्मा ने असहाय होकर सिर हिलाया। उसके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, उसके आसपास के छात्रों और अभिभावकों ने उसकी ओर देखा जब उन्होंने युवक को ये शब्द कहते सुना, मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान। मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान। कितना प्रभावशाली! क्या वह आर्यन शर्मा है? मैंने आखिरकार असली व्यक्ति को देखा। मैं पूरी गर्मी की छुट्टियों में उसके बारे में सुनता रहा हूं। मैं इससे तंग आने लगा हूं। मेरी मां मुझे व्याख्यान देने के लिए उसका उपयोग करती रहीं। अन्य प्रांतों के कुछ नए छात्र नहीं जानते थे कि आर्यन शर्मा कौन था, लेकिन वे जानते थे कि मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान कितना प्रभावशाली था। उन्हें बस यही लगा कि वह बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोग समुद्रंगर के नागरिक थे, इसलिए उन्होंने आर्यन शर्मा का नाम कई बार सुना था। क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तविक व्यक्ति को देखा, इसलिए उन्हें यह दिलचस्प लगा। ठीक है, अब जूनियर भाई आर्यन शर्मा के आसपास इकट्ठा मत हो। वह शर्मिंदा हो रहा है। युवक ने अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया और स्वीकृति पत्र आर्यन शर्मा को वापस भेज दिया। वह क्षमा प्रार्थी भाव से उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। छोटे भाई, थोड़ी देर रुको। जब कुछ और नए छात्र आएंगे तो मैं तुम्हें एक साथ भेजूंगा। मार्शल आर्ट परीक्षार्थियों और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा परीक्षार्थियों को अलग कर दिया गया। मार्शल आर्ट परीक्षार्थियों की संख्या स्पष्टतः कम थी। 2 और नए खिलाड़ियों के आने से पहले उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मैं यह जगह आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं। मैं उन्हें पहले उनके छात्रावास में भेजूंगा। आगे बढ़ो। युवक ने मेज पर बैठे अन्य वरिष्ठ छात्रों को इसकी सूचना दी तथा आर्यन शर्मा और अन्य नए छात्रों को स्कूल में ले आया, जबकि उसके दोस्त उसकी ओर हाथ हिला रहे थे। आर्यन शर्मा के अलावा अन्य 2 नए छात्रों के साथ उनके माता पिता भी थे। उनमें से एक दुबला-पतला युवक था। केवल उसके पिता ही उसके साथ थे। दूसरी एक महिला थी। वह लगभग 1.7 मीटर लंबी थी और एक वीरतापूर्ण आभा बिखेरती थी। उसके माता पिता दोनों यहाँ थे। अंकल, आपको सैनिक होना चाहिए, है ना? आगे चल रहे बड़े भाई ने अचानक अपना सिर घुमाया और दुबले-पतले युवक के पिता से पूछा। आप बता सकते हैं? उस आदमी ने इससे इनकार नहीं किया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी आभा सचमुच स्पष्ट है। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। आर्यन शर्मा को पता चला कि दुबले-पतले युवक के पिता एक निश्चित सैन्य विभाग में सैनिक थे। साथ ही वह एक मार्शल योद्धा भी थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उससे हल्का दबाव महसूस होता है। वह 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से भी ऊंचा होना चाहिए।
आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। उसने गुप्त रूप से दूसरे पक्ष को पकड़ लिया। उस आदमी ने उसकी नजर को महसूस किया और सिर घुमाकर उसकी ओर सिर हिलाया। उसने उसे एक सौम्य मुस्कान दी। महिला के माता पिता भी मार्शल योद्धा थे। वे दोनों नगर सुरक्षा ब्यूरो में काम कर रहे थे। वे गैरलडाकू मार्शल योद्धा थे। रास्ते में उन्होंने दुबले-पतले युवक के पिता से बात करना शुरू कर दिया। हर्षोल्लास भरे माहौल में समूह स्कूल में प्रवेश कर गया। बड़े भाई ने अभिभावकों को स्कूल से परिचित कराना शुरू किया। स्कूल को 2 जिलों में विभाजित किया गया है। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं वह मुख्य सड़क है। दाईं ओर हमारे पास मार्शल आर्ट कोर्स जिला है और बाईं ओर हमारे पास सामान्य विशेषज्ञता जिला है। आर्यन शर्मा ने दोनों पक्षों को देखा। यह स्पष्ट था कि सामान्य विशेषज्ञता वाले जिले में अधिक लोग थे। दूर से वह कई आकृतियां देख सकता था। दूसरी ओर मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम अनुभाग में बहुत अधिक लोग नहीं थे। यह असाधारण रूप से शांत लग रहा था। चलो इस तरफ चलें, वरिष्ठ भाई ने समूह का नेतृत्व किया और दाहिनी ओर मुड़ गया। वे एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद वरिष्ठ भाई ने एक विशाल इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इमारत विश्वविद्यालय की वास्तविक युद्ध इमारत है। सभी प्रकार के वास्तविक युद्ध उपकरणों के रूप में कई अलग अलग हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार जब आपके पास अपना छात्र कार्ड हो जाएगा तो आप एक निश्चित राशि का क्रेडिट देकर प्रशिक्षण के लिए जा सकेंगे। यह इमारत पुस्तकालय है। हालांकि हमारे मार्शल आर्ट कोर्स के लिए इस स्थान को क्लासिक्स पैवेलियन के नाम से जाना जाता है। मंडप में हजारों धर्मग्रंथ और युद्ध तकनीकें रखी हुई हैं। बेशक इसमें भाग लेने के लिए आपको क्रेडिट की आवश्यकता होगी और यह बहुत महंगा है। हालांकि बाहर की तुलना में इसे सस्ता माना जाता है। धर्मग्रंथ, युद्ध तकनीक, दोनों नए छात्रों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने विश्वविद्यालय में मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश क्यों लिया? वे धर्मग्रंथों और युद्ध तकनीकों जैसे संसाधन प्राप्त करना चाहते थे। यदि आप बाहर फोर्स कौशल धर्मग्रंथ या फोर्स युद्ध तकनीक प्राप्त करना चाहते थे तो यह बेहद मुश्किल था। वे अत्यधिक थे। सामान्य लोग इन्हें वहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह उनके लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय में आप बल कौशल धर्मग्रंथों और युद्ध तकनीकों के संपूर्ण पुस्तकालय में से चुन सकते हैं। आपको बस क्रेडिट की जरूरत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग हमेशा कहते थे कि विश्वविद्यालय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आर्यन शर्मा की आंखें भी चमक उठीं। उन्होंने पूछा, वरिष्ठ भाई, हम क्रेडिट कैसे कमाते हैं? आपके प्रशिक्षक भविष्य में आपको इससे परिचित कराएंगे। मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करूंगा, बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन शर्मा ने अब और नहीं पूछा। आर्यन शर्मा, क्या आप पहले से ही एक मार्शल योद्धा हैं? सुंदर युवती ने पूछा। सही बात है, आर्यन शर्मा ने कुछ नहीं छिपाया और सीधे तौर पर यह बात स्वीकार कर ली। मार्शल आर्ट परीक्षा के परिणाम पहले ही उसके स्तर का संकेत दे चुके थे। अन्य लोगों को शायद पता न हो, लेकिन जिन्हें पता होना चाहिए था उन्हें इसके बारे में पता था। छिपने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा वह अब एक 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। वह अब एक सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा नहीं था। तब आपको सामान्य नए छात्रों की तुलना में क्रेडिट प्राप्त करने में आसानी होगी। युवती की आंखों के सामने आश्चर्य और प्रशंसा की झलक दिखी। अन्य लोग भी आश्चर्य से आर्यन शर्मा की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि केवल दुबले-पतले युवक के पिता ने ही पहले कुछ नोटिस किया था, इसलिए वह शांत रहे। आर्यन शर्मा, आप सचमुच उत्कृष्ट हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहले आप एक मार्शल योद्धा बन गए। युवती के पिता ने उसकी सराहना की। बड़ा भाई फूट फूट कर मुस्कुराया। जब आपने एक शीर्ष विद्वान की पहचान के साथ हमारे स्कूल में प्रवेश लिया तो मुझे लगा कि आप काफी प्रभावशाली थे।
हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक मार्शल योद्धा होंगे। आमतौर पर प्रतिभाशाली छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के 2 या 3 महीने बाद ही मार्शल योद्धा बन सकते हैं। जो लोग इतने प्रतिभाशाली नहीं थे, उन्हें अगले सेमेस्टर या उससे भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। आर्यन शर्मा ने निस्संदेह पहले ही कई लोगों को अपने पीछे फेंक दिया था। चैप्टर 164 मुझे धन की गंध आती प्रतीत होती है। मार्शल आर्ट परीक्षा को केवल 1 महीना ही बीता था, इसलिए अधिकांश नए छात्र उसी स्तर पर बने रहे। वहां बहुत अधिक चरम मार्शल शिष्य नहीं थे, मार्शल योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं थे। मजबूत पृष्ठभूमि वाले कुछ छात्रों ने मार्शल योद्धाओं तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन वे अल्पमत में थे। देश के सभी विश्वविद्यालयों को देखते हुए 10 से अधिक लोग नहीं थे जो ऐसा कर सकते थे। सामान्य परिवारों के छात्रों के लिए बल कौशल धर्म ग्रंथों के बिना मार्शल योद्धा बनना असंभव था। वे केवल स्कूल द्वारा क्रेडिट जमा करना शुरू करने का इंतजार कर सकते थे ताकि वे उनका उपयोग बल कौशल धर्म ग्रंथों के आदान प्रदान के लिए कर सकें। फिर वे मार्शल योद्धा बनने का प्रयास कर सकते थे। इस प्रकार जब उन्होंने सुना कि आर्यन शर्मा पहले से ही एक मार्शल योद्धा था, तो हर कोई अचंभित रह गया। आर्यन शर्मा, तुमने यह कैसे किया? मैंने सुना है कि मार्शल योद्धा बनना बहुत कठिन है, दुबले-पतले युवक हरिप्रसाद पाल ने आश्चर्य से पूछा। आर्यन शर्मा शांति से मुस्कुराया। मैं तो बस भाग्यशाली हूं। बड़े भाई का नाम जगत तावड़े था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे केवल भाग्य से नहीं समेटा जा सकता। इसके अलावा भाग्य भी एक प्रकार की क्षमता है। हालांकि नलिनजू, तुम्हें कैसे पता चला? हरिप्रसाद पाल ने उत्सुकता से पूछा। खूबसूरत युवती ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और 2 शब्द कहे, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय? हरिप्रसाद पाल दंग रह गया। क्या वह सचमुच अपनी छठी इंद्री पर निर्भर थी? आर्यन शर्मा भी अवाक रह गया। क्या उसे किसी महिला ने अपनी छठी इंद्रिय का उपयोग करके देखा? इसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं, नलिनजू ने सूंघते हुए कहा। हाँ, नलिनजू के माता पिता जोर से हंस पड़े। नलिनजू ने पूछा, आपको क्या लगता है कि हमारे स्कूल में कितने मार्शल योद्धा नए छात्र हैं? 1 या 2 तो पहले से ही बहुत है। अतीत में तो ऐसा एक भी नहीं था। आखिरकार एक मार्शल योद्धा तक पहुंचना आसान नहीं है, जगत तावड़े ने कहा। कई लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद आगे बढ़ना चुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सबसे उत्कृष्ट प्रशिक्षक हैं जो सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इससे उन्हें कम गलतियां करने का मौका मिलेगा। वैसे भी समय उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। हरिप्रसाद पाल के पिता ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। जगत तावड़े ने कहा, अंकल सही हैं। स्कूल के प्रशिक्षकों ने कई छात्रों को पढ़ाया है, इसलिए वे जानते हैं कि लोग सामान्य रूप से अपनी सफलता कब प्राप्त करते हैं और किस तरह के धर्मग्रंथ की सफलता दर अधिक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो, नलिनजू के माता पिता ने कहा। आर्यन शर्मा के प्रति हर किसी का रवैया अस्पष्ट रूप से बदल गया। जब वे बात करते तो अनजाने में उससे उसकी राय पूछ लेते। वे आर्यन शर्मा को उसी स्तर का व्यक्ति मान रहे थे। यद्यपि वह एक छात्र था, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक सैन्य योद्धा था। जगत तावड़े ने समूह का नेतृत्व करते हुए विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने रास्ते में देखी गई इमारतों का परिचय कराया ताकि उन्हें विश्वविद्यालय की प्रारंभिक समझ हो सके। दरअसल उन्होंने ज्यादा क्षेत्र नहीं देखे। मार्शल आर्ट कोर्स जिला बहुत बड़ा था और उनके पास सीमित समय था। इसलिए जगत तावड़े ने केवल कुछ मुख्य इमारतों का ही परिचय दिया। लगभग 10 मिनट बाद वह अंततः समूह को छात्रावास जिले में ले आया। सामने की 3 छोटी इमारतें आवासीय प्रबंधन कार्यालय हैं। आपका डेटा पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है। आप स्टाफ से पूछ सकते हैं कि आपको किस छात्रावास में नियुक्त किया गया है। आपको बस अपना स्वीकृति पत्र दिखाना होगा, जगत तावड़े ने कहा।
इसके बाद आर्यन शर्मा और अन्य नए छात्र आवासीय प्रबंधन कार्यालय में चले गए। अंदर कई नए छात्र और लगभग 10 स्टाफ सदस्य थे। कर्मचारी नए छात्रों के पंजीकरण की जांच कर रहे थे और उन्हें छात्रावास की चाबियां सौंप रहे थे। चलो वहां चलें। वे लगभग पूरा हो चुका है, जगत तावड़े ने एक काउंटर की ओर इशारा किया। वहां का स्टाफ एक नए छात्र को चाबी दे रहा था। सौंपने का काम पूरा हो गया। जब स्टाफ सदस्य ने आर्यन शर्मा के समूह को चलते देखा तो उसने कहा, कृपया अपना स्वीकृति पत्र निकालें। आर्यन शर्मा और हरिप्रसाद पाल सज्जन थे, इसलिए उन्होंने पहले नलिन जू को जाने दिया। उसने तुरंत स्टाफ को अपना स्वीकृति पत्र दे दिया। स्टाफ ने कुछ चाबियां दबाईं और दराज से चाबी निकालने से पहले उसके कंप्यूटर की जांच की। उन्होंने नलिन जू को चाबी और स्वीकृति पत्र दिया और कहा, चौथा खंड संख्या 23। यह 4 व्यक्तियों का कमरा है। नलिन जू ने जल्दी से स्वीकृति पत्र और चाबी अपने हाथ में ले ली और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। दूसरी ओर आर्यन शर्मा थोड़ा हैरान था। उन्होंने महसूस किया कि छात्रावासों का आवंटन उनके पिछले जीवन में नियमित विश्वविद्यालयों में आवंटित किए गए आवंटन से भिन्न था। चौथा खंड संख्या 23, आपकी रैंकिंग काफी ऊंची है। जगत तावड़े थोड़ा हैरान था। उन्होंने कहा, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो मेरा कमरा चौथा खंड संख्या 97 था। आर्यन शर्मा ने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या चौथे खंड संख्या 23 का कोई अर्थ है? हरिप्रसाद पाल उनकी बातचीत सुन रहे थे और निरीक्षण के लिए अपना स्वीकृति पत्र कर्मचारियों को देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जगत तावड़े ने समझाने में कुछ समय लिया। हमारे मार्शल आर्ट कोर्स जिले में हमारा छात्रावास 4 खंडों में विभाजित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा खंड आमतौर पर वह जगह है जहां सभी नए छात्र रहते हैं। कुल 300 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 लोग रहेंगे। पूरे अनुभाग में 1200 लोग रह सकते हैं। तीसरा खंड वह स्थान है जहां 1 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा रहते हैं। एक बार जब आप मार्शल योद्धा बन जाते हैं तो आप स्वयं एक कमरा ले सकते हैं। तीसरे खंड में 300 कमरे हैं। इसमें 300 लोग रह सकते हैं। दूसरे खंड में 200 कमरे हैं, सभी एकल कमरे हैं। हालांकि वहां की सुविधाएं तीसरे खंड से बेहतर हैं। केवल 2 सितारा या 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ही वहां रह सकते हैं। अंत में प्रथम खंड में 100 कमरे हैं। यहीं पर शीर्ष 100 मार्शल योद्धा रहते हैं। यहां रहने के लिए आपको कम से कम 3 स्टार या उससे ऊपर होना होगा। वहां की सुविधाएं सभी छात्रावासों में सर्वोत्तम हैं। वहां रहने वाले अधिकांश छात्र चौथी कक्षा के वरिष्ठ भाई बहन हैं। पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों का वहां रहना दुर्लभ है। इसके अलावा यह एक मिश्रित छात्रावास है। आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठीं। एक मिश्रित छात्रावास, यह एक ऐसा लाभ था जिसका आनंद उन्हें अपने पिछले जीवन में नहीं मिला था। जगत तावड़े हंसे। अन्यथा मत सोचो। मिश्रित छात्रावास अनुभाग को संदर्भित करता है। यदि यह 4 व्यक्तियों वाला कमरा है तो अंदर रहने वाले लोग एक ही लिंग के होंगे। एक ही कमरे में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगे। खांसी, बड़े भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आएंगे? आर्यन शर्मा ने सही कहा। सभी ने तुरंत बगल से उसकी ओर देखा। उनकी निगाहें अस्पष्ट थीं। आप इसे केवल समझ सकते हैं, लेकिन इसे खुलकर नहीं कह सकते। जगत तावड़े ने आगे कहा, मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में हम वरिष्ठता पर निर्भर नहीं रहते। सब कुछ योग्यता पर आधारित है। इस प्रकार हम अपने वर्षों से अलग नहीं हैं। जब तक आप में क्षमता है, आप उच्च श्रेणी के शयनगृहों में रह सकेंगे। यदि आप डरते नहीं हैं, तो आप शीर्ष 100 छात्रों को भी चुनौती दे सकते हैं। यदि आप जीत गए तो आप उस व्यक्ति की जगह ले सकेंगे। यदि वरिष्ठ भाई बहन पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो उन्हें पीछे की ओर दबाया जा सकता है।
इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप कह सकते हैं कि छात्रावास में रहने का अधिकार सम्मान का प्रतीक है। छात्रावास का पद जितना ऊंचा होगा, आप उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। ताकतवर का सम्मान करें। मार्शल आर्ट युग इसी तरह काम करता है। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, आप चौथे खंड संख्या 18 में रहेंगे। इस समय स्टाफ की आवाज सुनाई दी। हरिप्रसाद पाल का छात्रावास पहले ही आवंटित किया जा चुका था। चौथा खंड क्रमांक 18। वह नलिन से रैंक में थोड़ा ऊपर था। आर्यन शर्मा हैरान रह गया। हरिप्रसाद पाल दुबला पतला दिखता था, लेकिन वास्तव में वह नलिन से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन यह समझ में आने वाली बात थी। हरिप्रसाद पाल के पिता कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इस प्रकार जिस बच्चे को उसने तैयार किया वह भी कमजोर नहीं होगा। नलिन ने हरिप्रसाद पाल की ओर देखा। वह थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी। जब आर्यन शर्मा की बारी आई तो वही प्रक्रिया दोहराई गई। स्टाफ ने उसके कंप्यूटर की जांच की और अचानक उसका सिर उठा दिया। वह चकित रह गया। उन्होंने कहा, आर्यन शर्मा, तीसरा खंड संख्या 1। क्या क्या मैंने गलत सुना? जगत तावड़े ने आश्चर्य से कहा। नहीं, यह तीसरा खंड नंबर 1 है। स्टाफ ने कंप्यूटर पर नजर डाली और दृढ़ता से कहा। के जूनियर भाई आर्यन शर्मा, आप अद्भुत हैं। कुछ नए छात्र जब विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे थे तो वे तीसरे खंड में रहते थे, लेकिन यह पहली बार था कि कोई व्यक्ति सीधे कमरा नंबर 1 में गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जगत तावड़े चौंक गया। वह अब और शांत नहीं रह सकता था। एर्म, क्या यह इतना अतिशयोक्ति है? आर्यन शर्मा घबरा गया। जगत तावड़े ने गंभीरता से कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। प्रत्येक अनुभाग में नंबर 1 कमरे का एक विशेष अर्थ है। यह उस अनुभाग के सबसे शक्तिशाली छात्र का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक नए छात्र हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही आपको वह पद मिल गया। आप निश्चित रूप से दूसरों के लिए लक्ष्य बन जाएंगे। क्या लोग मुसीबत के लिए मेरी तलाश करेंगे? आर्यन शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। संभवतः। आप अपना ख्याल रखें। जगत तावड़े ने आर्यन शर्मा के कंधे को थपथपाया। ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को रोक रहा हो और आर्यन शर्मा को सांत्वना दे रहा हो। वो आर्यन शर्मा शांत रहे। उसने एक पल सोचा और कहा, मैं बस उनसे लड़ सकता हूं और उन्हें समझा सकता हूं कि मुझे कमरा नंबर 1 में रहने का अधिकार है। जगत तावड़े ने अपनी आंखें घुमाईं। आप सचमुच खुले विचारों वाले हैं। तीसरे खंड में रहने वाले अधिकांश छात्र अनुभवी 1 सितारा मार्शल योद्धा हैं। उनके पास पर्याप्त युद्ध अनुभव है। आप जैसा नौसिखिया उनका मैच कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं पहले से ही एक 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा हूं, तो आप मौत से डर जाएंगे। आर्यन शर्मा दिल में हंस पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नलिन और हरिप्रसाद पाल एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें हार का एहसास हुआ। जब वे चौथे खंड में थे तब भी वे एक दूसरे से तुलना क्यों कर रहे थे? आर्यन शर्मा पहले ही तीसरे खंड और कमरा नंबर 1 में जा चुका था। यह अंतर थोड़ा बड़ा था। आवासीय प्रबंधन कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने जगत तावड़े का अनुसरण किया और दाहिनी ओर मुड़ गए। वे एक पत्थर के रास्ते पर जंगल से होकर गुजरे और छात्रावास क्षेत्र पूरी तरह से उनके सामने आ गया। यह हमारा छात्रावास है? हरिप्रसाद पाल और नलिन दंग रह गए। उनके आने से पहले उनके माता पिता ने उन्हें बताया था कि स्कूल में रहने की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि यह इतना अच्छा होगा। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। जैसा कि अपेक्षित था, गरीबी ने व्यक्ति की कल्पनाशीलता को सीमित कर दिया। आर्यन शर्मा भी अचंभित रह गया। उसने जगत तावड़े की ओर देखा। यह सही है। यह हमारा छात्रावास जिला है। जगत तावड़े ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कैसा है? क्या यह बेहद अच्छा है?
यह थोड़ा अप्रत्याशित है, आर्यन शर्मा ने उत्तर दिया। उनके सामने ऊंची इमारतें नहीं थीं। इसके बजाय वहां उत्तम लकड़ी के घरों की कतारें थीं। उनमें से प्रत्येक केवल 2 से 3 मंजिल ऊंचा था। दृश्य बहुत सुंदर था, किसी उच्च श्रेणी के आवासीय जिले जैसा। क्या हमारा स्कूल इतना समृद्ध है? नलिन जू अचंभित रह गया। उसके माता पिता गैर लड़ाकू मार्शल योद्धा थे। उनका वेतन सामान्य श्रमिकों की तुलना में अधिक हो सकता है, लेकिन वे लड़ाकू मार्शल योद्धाओं जितने अमीर नहीं थे। इस प्रकार वह अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मैं अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन हमारे गरुड़ अकादमी में पैसे की कमी नहीं है, जगत तावड़े ने गर्व से कहा, जैसे कि वह बहुत अमीर था। इसका मुझे धन की गंध आ रही है। यह बहुत नशीला है। आर्यन शर्मा ने हवा को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलते समय अपने होठों को थपथपाया। जगत तावड़े हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया था। चैप्टर 165 कोई भी बच नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि पूरा छात्रावास जिला स्कूल के अन्य हिस्सों से अलग हो गया है। पेड़ों की छाया सुखद थी और वातावरण शांतिपूर्ण था। लकड़ी के घरों की कतारें सरल लेकिन उत्तम थीं। उनमें सैन्य शैली की झलक थी, शांत शांत और देखने में आरामदायक। जगत तावड़े ने समूह को आगे बढ़ाया। उन्होंने सामने एक जिले की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चौथा खंड है। नलिन जू और हरिप्रसाद पाल, आप उन कमरों की तलाश कर सकते हैं जिन्हें आपको सौंपा गया है। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, उन दोनों ने आभार व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। सैन्य अकादमी में प्रवेश के बाद हम एक परिवार हैं। आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जगत तावड़े मुस्कुराया और जवाब दिया। नलिन जू और हरिप्रसाद पाल थोड़ा प्रभावित हुए। वरिष्ठ भाई जगत तावड़े ने वास्तव में उनकी पूरी तरह से देखभाल की। वे नहीं जानते थे कि अन्य विश्वविद्यालय कैसे हैं, लेकिन उन्हें यहां आत्मीयता की भावना महसूस हुई। आर्यन शर्मा ने अंतर को स्पष्ट रूप से समझा। अपने पिछले जीवन में जब वे पंजीकरण के लिए जाते थे, तो वरिष्ठ भाई बहन उनके नाम पंजीकृत करके और फिर विश्वविद्यालय परिचय पुस्तिका फेंककर उनका स्वागत करते थे। उन्हें अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि उसके सीनियर्स उसे स्कूल में व्यक्तिगत रूप से लाएंगे और हर चीज का विस्तार से परिचय कराएंगे। बेशक कुछ अच्छे दिखने वाले छात्रों को विशेष सुविधा दी गई। आखिरकार कई वरिष्ठ नागरिक स्वेच्छा से स्वागत टीम में शामिल हुए क्योंकि वे एक जूनियर बहन या भाई को फंसाना चाहते थे। उनका इरादा शुद्ध नहीं था। यह अपमानजनक था, है ना? प्रेमिका ढूंढना पहले से ही कठिन है। आप बूढ़े लोग हमारे लिए चीजों को और भी कठिन क्यों बना रहे हैं? वैसे भी सैन्य अकादमी में उन्हें जो इलाज दिया गया वह अन्य स्कूलों की तुलना में काफी बेहतर था। आर्यन शर्मा, यह भाग्य ही है कि हम विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही मिले। नलिन जू ने कहा, अगर मौका मिले तो हम एक दूसरे से अधिक बार संपर्क करेंगे। हाँ, चलो संपर्क में रहें, आर्यन शर्मा ने उत्तर दिया। हाँ हाँ, हरिप्रसाद पाल ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया। नलिन जू के माता पिता और हरिप्रसाद पाल के पिता ने जगत तावड़े को धन्यवाद दिया। फिर चौथे खंड की ओर चलने से पहले उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर सिर हिलाया। चलो तीसरे खंड पर चलते हैं, जगत तावड़े ने कहा और आगे बढ़ना जारी रखा। आर्यन शर्मा उसके पीछे पीछे चला। उन्होंने देखा कि वे जितने गहरे गए, वातावरण उतना ही बेहतर और शांत था। तीसरे खंड में अधिकतर द्वितीय वर्ष के छात्र शामिल हैं। कुछ तीसरे वर्ष के छात्र हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं, जगत तावड़े ने कहा। जहां तक नए छात्रों का सवाल है, मुझे नहीं पता कि किसी और को यहां रहने का अधिकार है या नहीं। किसी नए छात्र को सीधे तीसरे खंड में नियुक्त होते देखना दुर्लभ है। ठीक है, यह तीसरा खंड है। जैसे ही जगत तावड़े ने बोलना समाप्त किया, एक महिला तीसरे खंड के लकड़ी के घर से बाहर चली गई। जब उसने उन दोनों को देखा तो वह दंग रह गई। फिर उसने अनिश्चितता के साथ पूछा, वरिष्ठ भाई जगत तावड़े, क्या आप नए छात्रों का स्वागत नहीं कर रहे हैं?
क्या यह कोई नया छात्र है? जगत तावड़े ने महिला को पहचान लिया और सिर हिलाया। नमस्ते लियू टिंग। सही बात है, मैं एक नए छात्र को लेकर आया। इस वर्ष एक नया छात्र तीसरे खंड में रह रहा है। लियू टिंग ने आश्चर्य से आर्यन शर्मा की ओर देखा। यह आर्यन शर्मा है। तुम्हें पता है वह कौन है ना? यह वह है, जगत तावड़े ने परिचय कराया। तो आप जूनियर भाई आर्यन शर्मा हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वाह, तुम बहुत सुंदर हो। लियू टिंग की आंखें चमक उठीं जब उसने आर्यन शर्मा को देखा। बोलते समय वह मुस्कुराई। आर्यन शर्मा, क्या आजकल सभी महिलाएं इतनी उथली हैं? वे केवल मेरे रूपरंग पर ध्यान देते हैं और मेरे दिलचस्प व्यक्तित्व को नहीं देख पाते। यह बहुत निराशाजनक है। बड़ी बहन, आपसे मिलकर खुशी हुई, आर्यन शर्मा ने शांति से कहा। उसका आभामंडल अहंकारी है। लियू टिंग ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन शर्मा, आप किस कमरे में रह रहे हैं? नहीं, एक। इससे पहले कि आर्यन शर्मा जवाब दे पाता, जगत तावड़े ने पहले ही उसके लिए जवाब दे दिया था। नहीं एक। लियू टिंग अचंभित रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, वह झुओ ताई का कमरा है। हाँ, यह झुओ ताई का कमरा है। हालांकि आवासीय प्रबंधन को पहले ही उन्हें बाहर जाने के लिए कहना चाहिए था, जगत तावड़े ने कहा। बात यह नहीं है। मुद्दा यह है कि झुओ ताई एक बेहद अहंकारी व्यक्ति है। वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वह दूसरे वर्ष का सबसे उत्कृष्ट छात्र है। मैंने सुना है कि वह 2 सितारा मार्शल योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लियू टिंग ने कहा, अगर आर्यन शर्मा ने उसे अब छात्रावास से बाहर निकाल दिया तो यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। यह स्कूल का निर्णय है, जगत तावड़े ने आह भरी। बड़े भाई, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पहले अंदर जाऊंगा। आर्यन शर्मा ने इस समय अपना मुंह खोला। उसके हावभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। झुओ ताई, भले ही वह 2 स्टार मार्शल योद्धा बन गया, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं था। वह केवल उससे माफी मांग सकता था। हालांकि वह जल्द ही दूसरे खंड या यहां तक कि पहले खंड में जाने में सक्षम हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो वह कमरा वापस झुओ ताई को दे सकता था। आगे बढ़ो, ठीक से साफ सफाई करें। यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप क्षेत्र के चारों ओर घूम सकते हैं। दोपहर 2 बजे नए छात्रों के लिए एक सभा होगी। प्रसारण प्रणाली के माध्यम से बाद में घोषणा की जाएगी। जगत तावड़े ने आर्यन शर्मा की लापरवाही पर ध्यान दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने उसे केवल दोपहर की व्यवस्था बताई। फिर उसने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, देर मत करो। इसके परिणाम गंभीर हैं। यह सैन्य अकादमी है, इसलिए अनुशासन बहुत सख्त है। यह सामान्य विश्वविद्यालयों से अलग है। आर्यन शर्मा के चेहरे पर हैरान भाव देखकर वह मुस्कुराया और बोला, इसका क्या परिणाम होगा, यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। परिणाम? उन्होंने लंबे समय से सुना था कि सैन्य अकादमियों में अनुशासन सख्त था। आर्यन शर्मा को नियम तोड़ने की सजा पर आश्चर्य हुआ। आर्यन शर्मा ने अपनी जिज्ञासा दबा ली और कहा, आज के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। आपका स्वागत है, जगत तावड़े मुस्कुराया और कहा। आर्यन शर्मा ने लियू टिंग की ओर सिर हिलाया और फिर अपना सामान बैग खींचते हुए छात्रावास जिले में चला गया। यह आर्यन शर्मा थोड़ा अहंकारी है। लियू टिंग ने आर्यन शर्मा की पीठ को देखा और कहा, वह सतह पर विनम्र दिखता है, लेकिन वह अपना गर्व नहीं छिपा सकता। वह नए छात्रों में शीर्ष विद्वान हैं और उन्होंने एक मार्शल योद्धा के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमारा स्कूल उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने गया। उसे गर्व करने का अधिकार है, जगत तावड़े मुस्कुराया और कहा। बहुत अधिक गर्व करना अच्छा नहीं है। गरुड़ सैन्य अकादमी एक शीर्ष विश्वविद्यालय है। यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।
उसे निश्चित रूप से कष्ट होगा। लियू टिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा हमारे शिक्षक अभिमानी प्रतिभाओं पर भारी प्रहार करना और उन्हें आज्ञाकारी बनाना पसंद करते हैं। हा, हम सभी एक ही प्रक्रिया से गुजरे। यहाँ तक कि शीर्ष 10 छात्र भी शिक्षकों शिक्षाओं के बाद आज्ञाकारी बन गए। जगत तावड़े अन्य छात्रों की दुर्दशा के बारे में सोचकर हंस पड़े। यह सही है, कोई भी बच नहीं सकता। लियू टिंग भी जोर से हंस पड़े, लेकिन जब उन्हें अतीत याद आया तो उनके होठों के कोने अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। इस अनुभव को भूलना कठिन था। कोई भी नया छात्र बच नहीं सका। हाँ। आर्यन शर्मा को नहीं पता था कि ये दो सभ्य दिखने वाले वरिष्ठ नागरिक क्या सोच रहे थे। वह तीसरे खंड के कमरा नंबर 1 पर पहुंचे। कमरा नए एक अन्य कमरों से अलग था। यह अपने आप में एक इमारत थी जिसमें एक छोटा सा आंगन था। इस क्षेत्र के अन्य घरों की तुलना में यह निश्चित रूप से आकर्षक था। आर्यन शर्मा ने अपनी चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने घर का दौरा किया। यह एक छोटे आकार का विला था। इसमें वह सब कुछ था जो आवश्यक था। वहां एक बैठक कक्ष, एक शयन कक्ष, एक अध्ययन कक्ष, एक शौचालय, एक रसोई घर और यहां तक कि एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष भी था। आर्यन शर्मा को विला में रहने की आदत थी, इसलिए वह ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ। हालांकि वह अभी भी इस बात से आश्चर्यचकित था कि स्कूल कितना समृद्ध था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने कमरा नंबर 1 सुना तो हर कोई चौंक गया। चैप्टर 166 दबाव। आर्यन शर्मा ने अपना सामान नीचे रखा और वातावरण से परिचित होने के लिए घर के चारों ओर घूमने लगा। घर की अच्छी तरह से सफाई की गई। इसमें सब कुछ था। वहां एक एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, अलमारी, बुकशेल्फ, सोफा था। फर्नीचर का कोई टुकड़ा गायब नहीं था। हालांकि वहां कोई दैनिक आवश्यकता नहीं थी। उसने सुना कि ये बाद में उन्हें वितरित किए जाएंगे। फिर आर्यन शर्मा ने बस अपने शयन कक्ष को साफ किया और विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करने के लिए बाहर चला गया। जब वे चौथे खंड की ओर चले तो उनकी मुलाकात नलिन जू और हरिप्रसाद पाल से हुई। उनके माता पिता बस जाने की तैयारी कर रहे थे। हरिप्रसाद पाल के पिता मुस्कुराए और बोले, सैन्य अकादमी में अब आपको कॉमरेड माना जाता है। आपको अपने सहपाठियों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी होगी। मैं समझता हूँ पिताजी, हरिप्रसाद पाल ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। आप बचपन से ही जिद्दी बच्चे रहे हैं, लेकिन महिलाएं निस्संदेह थोड़ी कमजोर होती हैं। स्कूल में अपना ख्याल रखना याद रखें। नलिन जू के माता पिता उससे अलग होने के लिए थोड़े अनिच्छुक थे। उन्होंने नलिन जू की ओर देखा और उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा, नलिन जू ने सहजता से कहा। अपने माता पिता को विदा करने के बाद तीनों विश्वविद्यालय में घूमने लगे। दोपहर के समय वे दोपहर का भोजन करने के लिए कैफेटेरिया में गए। सैन्य अकादमी का कैफेटेरिया बुफे शैली का था। सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया गया। वहां फल, सब्जियां, मांस, दूध और बहुत कुछ था। यह पौष्टिक था और आहार संतुलित था। कुल मिलाकर यह बहुत स्वादिष्ट था। जब वे अपना खाना ले रहे थे, हरिप्रसाद पाल ने कहा, पहली मंजिल पर सारा खाना मुफ्त है। हालांकि मैंने सुना है कि दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर बल रसोइया मास्टर्स द्वारा पकाए गए फोर्स व्यंजन उपलब्ध हैं। हमें उनके लिए भुगतान करना होगा। शेफ मास्टर्स को मजबूर करें। आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। जब वह शक्तिपीठ मार्शल हाउस में थे तब उन्होंने बल रसोइया मास्टर्स के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें नहीं देखा था। उन्होंने सुना कि बल रसोइया मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए फोर्स व्यंजन न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि उनमें सभी प्रकार के फायदे भी थे। मार्शल योद्धाओं के लिए इन्हें खाना लाभदायक था। अगर उसे मौका मिला तो वह कोशिश करना चाहता था। स्कूल केवल सबसे बुनियादी वस्तुएं ही मुफ्त में उपलब्ध कराता है, उदाहरण के लिए ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, बुनियादी आवश्यकताएं और सामान्य कपड़े।
दरअसल एक मार्शल योद्धा के लिए ये वस्तुएं महंगी नहीं हैं, लेकिन फोर्स डिश, डैन पिल्स, हथियार, धर्मग्रंथ और युद्ध तकनीक जैसी वस्तुएं सभी भयावह रूप से महंगी हैं। आइए फोर्स डिश को एक उदाहरण के रूप में लें। एक व्यंजन बनाने के लिए आपको आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और स्टार जानवरों की आवश्यकता होती है। इस व्यंजन का मूल्य बहुत अधिक है, इसलिए वे इसे मुफ्त में उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके अलावा अगर सब कुछ मुफ्त होता तो यह बहुत आसान होता। छात्रों की प्रेरणा कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। इस मार्शल आर्ट युग में आपको हर चीज के लिए लड़ना होगा, इसलिए कड़ी मेहनत करने की अपनी प्रेरणा खोना सबसे भयावह चीजों में से एक है, नलिन जू ने कहा। यह सच है। हमारे जैसे मार्शल आर्ट के छात्र सामान्य छात्रों से अलग हैं। मार्शल आर्ट का रास्ता एक और रास्ता है। एक बार जब आप कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा खो देते हैं तो आप चले जाते हैं, हरिप्रसाद पाल ने कहा। खाना खत्म करने के बाद वे वापस आराम करने चले गए। इस दौरान प्रसारण प्रणाली एक बार बजती थी। इसने सभी नए छात्रों को दोपहर 2 बजे स्टेडियम में इकट्ठा होने की सूचना दी। आर्यन शर्मा को जगत तावड़े की याद आ गई। उसने उससे कहा था कि देर मत करो। इसलिए वह 20 मिनट पहले अपने कमरे से बाहर निकले और स्टेडियम की ओर चल पड़े। कई छात्र भी स्टेडियम की ओर दौड़ रहे थे। वे अधिकतर 3 या 4 के समूह में थे, जाहिर तौर पर एक ही छात्रावास से थे। अधिकांश नए छात्र चौथे खंड में रहते थे और एक कमरे में उनमें से 4 थे। एक ही छात्रावास में रहने वाले लोगों के लिए करीब आना आसान था। हो सकता है कि वे सिर्फ एक दूसरे को जानते हों और उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक अपरिचित वातावरण में आने पर एक साथ समूह बनाना मनुष्यों की एक जन्मजात क्षमता थी। नलिन जू और हरिप्रसाद पाल भी अपने रूममेट्स के साथ आए थे। आर्यन शर्मा उन्हें ढूंढने नहीं गया। अचानक उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। आर्यन शर्मा ने चुपके से आह भरी। प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में ऐसा लग रहा था कि वह अन्य छात्रों के साथ खुशी से नहीं खेल पा रहा था। उच्च पद पर होना अकेलापन है। स्टेडियम में गरुड़ सैन्य अकादमी का स्टेडियम असाधारण रूप से विशाल था। छात्र दूसरा छोर नहीं देख सके। छात्रों का एक समूह पहले ही आ चुका था। वे स्टेडियम में संयम से खड़े रहे। स्टेडियम के चारों ओर दर्शक स्टैंड पर कई शिक्षक और छात्र बैठे थे। वे नीचे बैठे नए छात्रों को देख रहे थे और धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। छात्रों का एक और नया बैच। यह सही है। साल बहुत जल्दी बीत गए। हमने इस वर्ष कई छात्रों को मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में नामांकित किया। मुझे बस यही डर है कि छात्रों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। गुणवत्ता की बात करें तो हमारा स्कूल इस वर्ष समुद्रनगर मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष छात्र प्राप्त करने में कामयाब रहा। मैंने सुना है कि स्कूल ने उसे कई लाभ देने का वादा किया था। मुझे आश्चर्य है कि शीर्ष विद्वान कैसा होता है। आशा है कि वह सिर्फ एक खाली खोल नहीं है। मैंने सुना है कि उन्होंने एक मार्शल योद्धा के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की। यह क्षमता पहले से ही असाधारण है। नए छात्र बड़ी संख्या में स्टेडियम में पहुंचने लगे। आर्यन शर्मा भीड़ में खड़ा होकर अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक नए छात्र एकत्रित होते गए। पलक झपकते ही दोपहर के 2 बज गए। गेट बंद करो। सामने मंच से अचानक एक आवाज सुनाई दी। इसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। कुछ छात्र जो अभी भी स्टेडियम के बाहर थे, भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धातु के गेट तेज आवाज के साथ बंद हो गए, जिससे बाहर देर से आने वालों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। सुबह में जिन वरिष्ठ नागरिकों ने उनके पंजीकरण में मदद की थी, उन्होंने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था। प्रसारण में उन्हें देर न करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो इसे दिल से नहीं लेते थे, इसे कुछ भी नहीं मानते थे। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था।
भले ही सैन्य अकादमी का शिष्य सख्त हो, लेकिन वह शुरू से ही सख्त नहीं होगा, है ना? हालांकि यह स्थिति थोड़ी अप्रत्याशित लग रही थी। पूरे स्टेडियम में कड़ा माहौल फैल गया। स्टेडियम में मौजूद छात्र बाहर देखने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने तुरंत तनावपूर्ण माहौल महसूस किया और शोर धीरे धीरे कम हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े छात्रों ने तेज आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वे बंद धातु के गेट को केवल अचंभित होकर ही देख सकते थे। उन्हें लगा कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सब लोग लाइन में लग जाओ। मंच पर फिर से आवाज सुनाई दी। यह गहरे हरे रंग की सैन्य पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था। नीचे दिए गए छात्र संभवतः वातावरण से प्रभावित हुए थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से पंक्तिबद्ध हो गए। 5 मिनट बाद मंच पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने नीचे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने कहा, तुमने मुझे निराश किया। मैंने सोचा कि जो छात्र हमारी गरुड़ सैन्य अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम हैं, वे सभी योग्य हैं। लेकिन आपको देखो, यह क्या है? आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते और आप ठीक से लाइन में नहीं लग सकते। अगर हम दूसरों को इस बारे में बताएंगे तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो देर से आते हैं। क्या सुबह किसी ने तुम्हें याद नहीं दिलाया? क्या आपको लगता है कि यह एक मजाक है? सैन्य अकादमी सैन्य प्रतिभाओं को तैयार करती है। एक सैनिक का काम नियमों का पालन करना है। प्रत्येक आदेश का बिना चूके क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। मार्शल योद्धा कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आपने यह रास्ता चुना और हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, इसलिए आज से आपको गरुड़ अकादमी के नियमों का पालन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपना सामान पैक करके घर जा सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैसे ही वह आदमी बोला, उसकी आवाज तेज हो गई। ध्वनि तरंगे बह रही थीं, जिससे छात्रों के कान के पर्दे फटने का खतरा था। नीचे बैठे नए छात्र पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सके। कैसी प्रबल आभा है! आर्यन शर्मा भीड़ के बीच खड़ा था और उसने महसूस किया कि उसके सिर से अदृश्य दबाव उस पर पड़ रहा है। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अधिकांश नए छात्र मार्शल शिष्य थे, इसलिए उन पर दबाव बहुत अधिक नहीं था। आर्यन शर्मा पहले से ही एक 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपस्थित सभी नए छात्रों पर अपनी आभा डाली थी। वह भयावह रूप से शक्तिशाली था। चैप्टर 167 एक उपाधि प्रदान करें। स्टेडियम इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। डरावना दबाव हर नए छात्र पर हावी हो गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति में कुछ नए छात्रों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वे अपनी पीठ नीचे झुकाने से खुद को नहीं रोक सके। सभी नए छात्र कठिनाई से अपना भरण पोषण कर रहे थे। आर्यन शर्मा ने उनके पीले चेहरों को देखा और सोच समझकर अपनी ठुड्डी को छुआ। क्या उसे उनसे सीखना चाहिए और पीड़ा भरी अभिव्यक्ति भी देनी चाहिए? यदि वह बहुत अधिक शांत दिखाई देता तो वह थोड़ा बेमिल लगता। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, उसे लगा कि कुछ निगाहें उसके शरीर पर पड़ रही हैं। वह अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। आर्यन शर्मा ने कुछ नए छात्रों को देखा जो थोड़े गंभीर लग रहे थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई असुविधा नहीं दिखाई। ये नए लोग भले ही मार्शल योद्धा न हों, लेकिन उनकी क्षमता निश्चित रूप से उन्नत स्तर के मार्शल शिष्यों से अधिक थी। गरुड़ सैन्य अकादमी वास्तव में देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक थी। सभी नए छात्र असाधारण लोग थे। आर्यन शर्मा केवल अपने आसपास के छात्रों को ही देख पा रहा था। अन्य स्थानों पर भी उनके जैसे अन्य लोग अवश्य होंगे। हालांकि भीड़ ने उन्हें रोक दिया था, इसलिए वह उन्हें नहीं देख सका। इस अनुपात के आधार पर ऐसे कई नए छात्र थे जो इस मानक तक पहुंचने में सक्षम थे।
कुछ नए छात्रों को अन्य कारणों से विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया, इसलिए उनकी योग्यताएं थोड़ी कमजोर थीं। लेकिन एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली की तरह, यदि आप उन्हें सामान्य विश्वविद्यालयों में भेजते हैं तो वे बहुत उत्कृष्ट होंगे। जबकि आर्यन शर्मा अपने विचारों में डूबा हुआ था, उसे देख रहे नए छात्रों की आंखों में आश्चर्य था। वह बहुत ही सहज और तनावमुक्त दिखाई दे रहा था, जिससे वह रहस्यमय लग रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आभा को आराम नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सभी पर दबाव डालना जारी रखा। फिर उन्होंने उदासीनता से कहा, आज स्कूल का पहला दिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरुड़ अकादमी के नियम पहले दिन से शुरू होंगे। देर से आने वाले छात्र स्टेडियम के चारों ओर 20 राउंड दौड़ेंगे। यदि आप शाम 5 बजे से पहले खाना खत्म नहीं कर सकते, तो आपको आज रात खाना खाने की अनुमति नहीं है। 20 राउंड। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले किसी व्यक्ति को यह बहुत ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन यह 400 मीटर का स्टेडियम नहीं था। दृश्य अनुमान के अनुसार एक राउंड कम से कम 4000 मीटर का था। 20 राउंड का मतलब था 80 किलोमीटर, जो मैराथन की दूरी से दोगुनी थी। उनके पास दौड़ पूरी करने के लिए केवल 3 घंटे से भी कम समय था। यहां तक कि उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी जान चली जाएगी। धातु के गेट के बाहर देर से आने वाले लोग तुरंत सफेद हो गए। कुछ लोग तो पीड़ा से रोने भी लगे। मैं मरने जा रहा हूं। मैं दौड़ना कैसे खत्म कर सकता हूं? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैंने सैन्य अकादमी के लिए आवेदन नहीं किया होता। वे पहले दिन हमें यातना देकर मार रहे हैं। क्या यह नरक है? आर्यन शर्मा का चेहरा अजीब हो गया। उन्होंने बाहर देर से आए छात्रों को दया से देखा और उनके लिए 3 सेकंड का मौन रखा। समय पर पहुंचे अन्य नए छात्र गंभीर हो गए। जहां उन्हें अन्य छात्रों पर दया आई, वहीं वे स्वयं को भाग्यशाली भी महसूस कर रहे थे। हे भगवान, मैं भाग्यशाली था कि मुझे देर नहीं हुई। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी उनकी तरह ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाऊंगा। मौन। अधेड़ उम्र के आदमी ने डांटा। उनका आभामंडल दोगुना बढ़ गया और देर से आने वाले छात्रों पर दबाव डालने लगा। मृत मौन। शोर फिर गायब हो गया। अब उठो और भागो। यदि कोई एक शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। देर से आने वालों ने एक दूसरे पर नजर डाली। उनके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से कुछ ने नेतृत्व किया और स्टेडियम के बाहर ट्रैक पर दौड़े। जब अन्य छात्रों ने यह देखा तो वे उनका पीछा करने लगे। आखिरकार वे परिस्थितियों को हरा नहीं सके। दौड़ने के अलावा वे क्या कर सकते थे? वे निष्कासित नहीं होना चाहते थे। दर्शक स्टैंड पर बैठे बूढ़े छात्र चुपके से हंसने लगे। यह शुरू हो रहा है, यह शुरू हो रहा है। हमारी गरुड़ अकादमी की परंपरा अब शुरू हो रही है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया जब उसने नए खिलाड़ियों को स्टेडियम के बाहर पूरी ताकत से दौड़ते देखा। उसकी सहमति लगभग अदृश्य थी। फिर उसने कहा, तुम्हें भागना होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। मैं अपने भाषण के बाद छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुनूंगा और उनसे प्रश्न पूछूंगा। यदि कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है तो आपको तब तक दौड़ना जारी रखना होगा जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। देर से आने वाले, क्या तुम शैतान हो? तुम अवश्य ही शैतान हो। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गरुड़ सैन्य अकादमी प्रभाकर यादव के मार्शल आर्ट अनुभाग का अध्यक्ष हूं। यद्यपि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सभी के कानों में पड़ी। छात्रों ने उनके कठोर और सख्त तरीकों का अनुभव किया था, इसलिए किसी ने भी अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने खुद को तैयार किया और ध्यान से उसकी बात सुनी। अभी तो यही पहला पाठ था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे याद रखेंगे। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सैन्य अकादमियों को इतना सख्त और कठोर क्यों होना पड़ता है।
मैं आपको बताता हूं क्यों। हमारी ट्यूशन फीस, सामान्य जीवनयापन व्यय और कई अन्य फीसें आपके लिए निःशुल्क हैं। जिन वस्तुओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, जैसे आध्यात्मिक दान, धर्म ग्रंथ और युद्ध तकनीक, वे बाहर की तुलना में बहुत सस्ती हैं। यह पैसा कहां से आता है? हमारा देश। देश आपको तैयार कर रहा है। शिक्षित लोग गरीब हैं, जबकि मार्शल योद्धा अमीर हैं। आप में से कई लोग साधारण पृष्ठभूमि से हैं। यदि आप विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेंगे तो आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो। पाने के लिए आपको देना होगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, यह सिद्धांत नहीं बदलेगा। आप विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्शल योद्धा, विशेषकर सैन्य अकादमियों के मार्शल योद्धा, आपकी कल्पना से थोड़े अलग हैं। मार्शल योद्धाओं को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन वे जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। देश और यहां तक कि विश्व को भी उनकी जरूरत है। इसीलिए हम मार्शल योद्धाओं को सब कुछ देते हैं। छात्रों, आप संभावित मार्शल योद्धा हैं। आपके कंधों पर जिम्मेदारी बेहद भारी है। हो सकता है कि अभी आप इसे न समझ पाएं, लेकिन एक दिन आप इसे समझ जाएंगे। जब इस दुनिया को हमारी मार्शल योद्धाओं की जरूरत होगी तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। हमारे पीछे हमारा परिवार और दोस्त हैं। मार्शल योद्धा सूर्य और चंद्रमा को अपने कंधों पर लेकर चलने वाले दुर्जय योद्धा नहीं होते। वे इंसान हैं जिन्हें दुनिया का बोझ उठाना पड़ता है। जैसे ही प्रभाकर यादव की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी, सभी लोग धीरे धीरे गंभीर हो गए। राष्ट्रपति फिर से शुरुआत कर रहे हैं। बूढ़े छात्रों का दिल भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी वे बेकाबू होकर आंखें घुमा रहे थे। क्या हर साल नए छात्रों को मूर्ख बनाना ठीक था? यह सिर्फ नए छात्रों का जमावड़ा है। वह इतना भावुक क्यों है? आर्यन शर्मा अचंभित रह गया। बेशक, यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको अभी विचार करना है। यदि आकाश गिरेगा तो लंबे लोग उसे थामे रहेंगे। अब आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चूंकि आपने यह रास्ता चुना है, इसलिए आपको भीड़ से अलग दिखना होगा और अच्छे परिणाम प्राप्त करने होंगे। अपनी जवानी बर्बाद मत करो। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है। आप वयस्क हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्रभाकर यादव अपना भाषण समाप्त करने के बाद एक क्षण के लिए रुके। फिर उन्होंने आगे कहा, आज की सभा उद्घाटन समारोह की तरह है। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ नियमों के बारे में बात करना चाहता हूं और आपको गरुड़ सैन्य अकादमी के काम करने के तरीके का अनुभव कराना चाहता हूं। अब हमारे पास एक आखिरी बात है, उपाधियां प्रदान करना। ठीक है, यह खंड मौजूद नहीं होना चाहिए। हालांकि यह साल थोड़ा खास है। आप सभी में से एक नया छात्र यह सम्मान पाने में कामयाब रहा है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस नए छात्र के बारे में पहले भी सुना होगा। वह समुद्रनगर की मार्शल आर्ट परीक्षा के शीर्ष विद्वान हैं और उन्होंने एक मार्शल योद्धा के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह हमारे स्कूल में भर्ती हो गया और उसे सार्जेंट की उपाधि दी जाएगी। जैसे ही प्रभाकर यादव ने घोषणा की, पूरे स्टेडियम में आश्चर्य की आवाजें सुनाई देने लगीं। हालांकि अभी अभी वे उससे डर गए थे। उपाधि प्रदान करना, यह असंभव है। चैप्टर 168 मैं आश्वस्त नहीं हूं। एक शीर्षक प्रदान करें। यहाँ के छात्रों ने सैन्य अकादमी को अपने विश्वविद्यालय के रूप में चुना था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सैन्य उपाधि क्या दर्शाती है। कई लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने सैन्य अकादमी को चुना। यह एक प्रकार का गौरव था, जिसका अर्थ था कि सेना ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था जिसे यह उपाधि दी गई थी। यह महिमा व्यक्ति को कई स्थानों पर विशेष उपचार का आनंद लेने देने के लिए पर्याप्त थी।
इसके लाभों को कुछ सरल वाक्यों से नहीं समझाया जा सकता। संक्षेप में, किसी के लिए उपाधि प्राप्त करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि दर्शक स्टैंड पर बैठे पुराने छात्र भी इतने हैरान थे कि उनके जबड़े लगभग फर्श पर गिर गए। उनके कुछ हाव भाव भी थोड़े बदसूरत लग रहे थे। ध्यान रहे, केवल कुछ तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के वरिष्ठ विद्यार्थियों को ही सैन्य उपाधि दी गई थी, और उन्हें यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण मिशनों के दौरान सैन्य कारनामे हासिल किए थे। इसलिए किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। हालांकि आर्यन शर्मा सिर्फ एक नया छात्र था। उन्होंने कोई सैन्य उपलब्धि हासिल नहीं की, तो फिर उन्हें उपाधि दिए जाने का क्या अधिकार था? प्रभाकर यादव ने कुछ नहीं कहा। इस बार उन्होंने आगे बोलने से पहले सभी के धीरे धीरे चुप हो जाने का इंतजार किया। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। जिस नए छात्र ने कोई सैन्य कारनामा हासिल नहीं किया, उसे सैन्य उपाधि कैसे दी जा सकती है? विशेषकर बड़े छात्र। आप में से कुछ लोग कई मिशनों से गुजरे हैं और कई सैन्य कारनामे हासिल किए हैं। हालांकि आपको कोई उपाधि नहीं दी गई है। फिर भी यह छोटा सा नया छात्र आपके ऊपर चढ़ गया और उसे एक मिल गया। आप असहज होंगे, लेकिन मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब से आर्यन शर्मा को यह खिताब मिला है, उन्हें यह मिल गया है। हालांकि आर्यन शर्मा वास्तव में एक अपवाद है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। यदि कोई आश्वस्त नहीं है, तो आप उसे उसी स्तर पर चुनौती दे सकते हैं। जो जीतेगा उसे उसका खिताब मिलेगा। यह सुनकर बड़े छात्रों की आंखें चमक उठीं। वे उत्साहित थे। के यह एक अच्छा सौदा है। यदि उन्होंने यह बात पहले कही होती तो मुझे आर्यन शर्मा को खिताब मिलने पर कोई आपत्ति नहीं होती। यह सही है। मैं आर्यन शर्मा को खिताब देने के लिए सहमत हूं। वह इसका हकदार है। खांसी, उसके वरिष्ठों के रूप में हम अपने कनिष्ठ से ईर्ष्या क्यों करेंगे? वे यही कह रहे थे, लेकिन उनकी उत्सुक अभिव्यक्तियां और बेचैन निगाहें उनके ईमानदार विचारों को उजागर कर रही थीं। WTF? आर्यन शर्मा भीड़ में खड़ा था और प्रभाकर यादव की बातें सुनकर दंग रह गया। पहले तो वह काफी खुश हुए जब उन्होंने कहा कि वह उन्हें एक उपाधि प्रदान कर रहे हैं। कौन जानता था कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे? यह बहुत निराशाजनक था। उन्होंने गरुड़ सैन्य अकादमी को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उन्हें सार्जेंट की उपाधि दी जाएगी। यद्यपि यह मुख्य कारण नहीं था, फिर भी यह एक शर्त थी जिस पर वे सहमत हुए थे। फिर भी देखो उसने क्या किया। उन्हें यह उपाधि सहमति के अनुसार दी गई, लेकिन वे सभी के निशाने पर भी रहे। वे पुराने छात्र स्पष्टतः उसे निशाना बनाना चाहते थे। अन्य नए छात्र आर्यन शर्मा की दुर्दशा पर हंसना चाहते थे। हाँ, आपको यह उपाधि लेने के लिए किसने कहा? देखो, अब तुम सभी बड़े छात्रों का निशाना हो। आइए देखें कि क्या आपको अच्छी नींद मिल सकती है। हाँ, बूढ़ा पेन परेशानी पैदा कर रहा है। मंच पर स्कूल के नेताओं की एक पंक्ति बैठी थी। जब उन्होंने प्रभाकर यादव का निर्णय सुना तो वे अनजाने में मुस्कुराने लगे। वह आदमी सचमुच निराश होगा। यह थोड़ा बेईमानी भरा लगता है। हमने शुरुआत में ही उन्हें सैन्य उपाधि देने पर सहमति जताई थी, इसीलिए वह हमारे स्कूल में आया। अब जब वह आ गया है, तो क्या हम ऐसा करके अपने शब्दों से पीछे नहीं हट रहे हैं? उन्हें सैन्य कारनामों के कारण सैन्य उपाधि नहीं मिली, इसलिए उनके पास उपाधि प्राप्त करने का कोई वैध कारण नहीं है। मुझे लगता है कि ओल्ड पेंग ने अपनी खातिर ऐसा किया। यदि उनमें क्षमता है तो वे स्वाभाविक रूप से अपना खिताब बरकरार रख सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह इसे छीनने के लिए अन्य लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकता। दर्शक स्टैंड पर विभिन्न कॉलेजों के निदेशक और कई प्रशिक्षक बैठे थे। वे आज यह देखने आए थे कि कौन से छात्र अधिक उत्कृष्ट थे।
इससे पहले प्रभाकर यादव ने नए खिलाड़ियों को डरा दिया था और देर से आने वालों से 20 राउंड दौड़ने को कहा था क्योंकि वह उनका परीक्षण करना चाहते थे। साथ ही इसने इन निदेशकों को छात्रों की क्षमताओं को देखने का अवसर दिया। वह जहां भी होता हीरा चमकता। ये नए छात्र कच्चे हीरे की तरह थे। उन्हें निस्पंदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। शिक्षकों के लिए एक उत्कृष्ट छात्र को पढ़ाना आसान था। जब वे उसके बारे में शेखी बघारते तो उन्हें गर्व महसूस होता। इसका प्रभाव स्पष्ट था। सभी नए विद्यार्थियों में से लगभग 30 ऐसे थे जिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन लोगों में से लगभग 12 लोग अधिक शांत दिखाई दिए। बेशक इन लोगों में आर्यन शर्मा का प्रदर्शन सबसे विशिष्ट था। वह स्वाभाविक और शांत दिख रहा था, मानो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। चूंकि वह इतनी उदासीनता से कार्य करने में सक्षम था, इसलिए उसकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर वे वास्तव में यह जांचना चाहते थे कि वह कितना शक्तिशाली था, तो उन्हें चाकू से परीक्षण करने वाले पत्थर की आवश्यकता थी। प्रभाकर यादव ने सैन्य उपाधि को आर्यन शर्मा के परीक्षण पत्थर के रूप में उपयोग करने के प्रलोभन को खारिज कर दिया। भले ही आर्यन शर्मा हार गए, यह ठीक था। सभी दुर्जय योद्धाओं को पहले भी हार का सामना करना पड़ा था। ये सभी नए छात्र, विशेषकर प्रतिभाशाली छात्र, अत्यंत अहंकारी थे क्योंकि उन्होंने कभी समाज की क्रूरता नहीं झेली थी। यदि वह उन्हें एक खूंटी से नीचे नहीं ले गया तो भविष्य में उन्हें सिखाना कठिन होगा। लेकिन इसकी एक सीमा थी। एक मार्शल योद्धा को कुछ व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। यदि वे बहुत अधिक व्यावहारिक होते तो उनका अंत हो जाता। आर्यन शर्मा, कृपया मंच पर आइए। मैं आज आपको आपकी उपाधि प्रदान करूंगा, प्रभाकर यादव ने आर्यन शर्मा के निर्देश में कहा। आर्यन शर्मा को लगा कि उसकी नजर उसके शरीर पर पड़ रही है। इतने सारे छात्रों के बीच प्रभाकर यादव अभी भी उसे सटीक रूप से ढूंढने में सक्षम था। राष्ट्रपति हमारी ओर देख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन शर्मा हमारे पास हो? मैं समुद्रनगर से हूं। मैंने आर्यन शर्मा की तस्वीर देखी है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं। भाई, क्या आप आर्यन शर्मा हैं? नहीं, नहीं। यदि आप नहीं हैं, तो आप आगे क्यों चल रहे हैं? ओह, पीछे किसी ने पाद दिया। यह सचमुच बदबूदार है। यह वास्तव में है। क्या आप ही थे जिसने पाद दिया था? जब उसके आसपास के छात्रों ने प्रभाकर यादव को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उनके दिमाग में एक विचार कौंध गया। वे चर्चा करने लगे। क्या आर्यन शर्मा इतना शर्मीला है? प्रभाकर यादव ने चिढ़ाया। आर्यन शर्मा, शर्म करना नरक में जाए। क्या मैं शर्मीला हूं? यदि आपने मुझे इस पद पर नहीं रखा होता तो क्या मैं शर्मीला होता? वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि स्थिति पहले ही इस स्थिति तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उनके पास मंच तक पैदल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्षमा करें। उसके आसपास के छात्र दंग रह गए। यह व्यक्ति जो पूरे समय चुप रहा था, वास्तव में आर्यन शर्मा था। वह आर्यन शर्मा है? उसने अभी कुछ नहीं कहा। वह सचमुच शांत है। शांत? मुझे लगता है कि वह डरा हुआ है। शश, यह मत कहो। उसे कुछ चेहरा दो। पुरुष छात्र यही कह रहे थे। जहां तक छात्राओं का सवाल है, उनकी आंखें धमकी भरी किरणें छोड़ रही थीं। अरे, आर्यन शर्मा थोड़ा सुंदर है। इत्सका, तुम उसकी चापलूसी क्यों कर रहे हो? वह तो बस एक सुंदर फूल है। हम जैसी महिलाओं को बहुत उथला नहीं होना चाहिए। हम उनकी उपस्थिति से मोहित नहीं हो सकते। यह सही है। पुरुष सोया सॉस सुअर ट्रॉटर्स हैं। वे स्वादिष्ट हैं, लेकिन वे चुलबुले हैं। एक जब आर्यन शर्मा ने अपने आसपास की बातचीत सुनी तो वह अवाक रह गया। क्या मैं डरा हुआ हूं? यदि आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो बकवास मत करो। मैं तो बस अपने दिल की सुन रहा हूं।
इसके अलावा वहां पर जो मोटी महिला है, सोया सॉस सुअर के पैरों से आपका क्या मतलब है? क्या आप निश्चित हैं कि आप भोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? कृपया मेरे जैसे ही चैनल पर बने रहें। मंच पर चढ़ते समय उसने मन ही मन शिकायत की। जब वह प्रभाकर यादव के पास खड़ा था तो उसके चारों ओर तीव्र क्रोधित आभा थी। खांसी। आर्यन शर्मा, तुम थोड़े गुस्से में लग रहे हो, प्रभाकर यादव ने पूछते समय अजीब तरह से खांसी की। हाँ हाँ, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, आर्यन शर्मा ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। इस समय सैन्य पोशाक पहने एक सुंदर वरिष्ठ बहन सैन्य वर्दी का एक सेट लेकर आई। ठीक है, चलो अब और समय बर्बाद न करें। प्रभाकर यादव के होठों के कोने थोड़े हिल गए। कितने समय से किसी छात्र ने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरी घटना तो 9 साल पहले की लगती है। वह व्यक्ति अब बहुत ऊंचे पद पर था। हालांकि जब भी वह उसे देखता था तब भी वह बिल्ली से टकराने वाले चूहे की तरह व्यवहार करता था। जैसा कि अपेक्षित था, उनके पास कुछ शिक्षा का अभाव था। एक पल के लिए यादें उसके दिमाग से निकल गईं। फिर उन्होंने वरिष्ठ बहन से सैन्य वर्दी का सेट संभाला और आर्यन शर्मा से कहा, आर्यन शर्मा, एक नए छात्र को अंतिम बार सम्मानित किए हुए कई साल हो गए हैं। मुझे खुशी है कि आप आए। हालांकि आपका रास्ता अभी शुरू हो रहा है। आपका भविष्य लंबा है। मुझे आशा है कि जब आप अपने चौथे वर्ष में स्नातक होंगे तो आपके नाम पर और अधिक योग्यताएं होंगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि एक दिन मैं आपको सामान्य लबादा पहने हुए देख सकूंगा। उनके बगल में बड़ी बहन काफी करीब खड़ी थी। जब उसने यह वाक्य सुना तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सामान्य लबादा। सामान्य लबादा क्या था? केवल एक जनरल ही जनरल लबादा पहन सकता था। सभी सैनिक उसके सामने झुक जाएंगे। राष्ट्रपति को आर्यन शर्मा से इतनी बड़ी उम्मीदें थीं। उनके पीछे बैठे प्रशिक्षक भी हैरान रह गए। क्या राष्ट्रपति की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थीं? दर्शक स्टैंड पर बैठे पुराने छात्र यह सुनकर दंग रह गए। तभी उन्हें अवाक महसूस हुआ। उनमें से कुछ तो भौहें सिकोड़ने भी लगे। वे ईश्वर की प्रिय संतान थे, लेकिन राष्ट्रपति ने उनसे ये शब्द कभी नहीं कहे थे। फिर भी आज उन्होंने यह बात एक नए छात्र से कही। क्या हम उससे कमजोर हैं? कोई भी आश्वस्त नहीं था। नीचे बैठे नए छात्र अचंभित रह गए। आर्यन शर्मा अद्भुत है। एफ के सामान्य लबादा। आर्यन शर्मा अब से मेरा भाई है। भाई आर्यन, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आवाज टूट जाती है। बॉस, क्या आपको नौकरों की जरूरत है? मैं आपकी सुरक्षा में रहना चाहता हूं। आर्यन शर्मा ने अचानक अपना सिर उठाया और सफेद कनपटी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घूरने लगा। उसकी आंखों के सामने आश्चर्य की एक चमक चमक उठी। हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष के होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठते देखा, आर्यन शर्मा प्रबुद्ध हो गया। एफ के। वह फिर से मूर्ख बन गया। यह धूर्त बूढ़ी लोमड़ी बहुत भयावह है। भविष्य में अगर किसी ने यह कहने की हिम्मत की कि मैं चालाक हूं तो मैं उससे लड़ूंगा। मेरे सामने बैठे इस बॉस की तुलना में मैं एक नवजात शिशु की तरह पवित्र हूं। गलत .jpg। नहीं, मैं उसे मुझे नियंत्रित नहीं करने दे सकता। आर्यन शर्मा, आओ, यह सैन्य वर्दी ले लो और तुम एक सार्जेंट बन जाओगे। प्रभाकर यादव ने अपने चेहरे का भाव वापस ले लिया। ऐसा लग रहा था मानो धूर्त बूढ़ी लोमड़ी की अभिव्यक्ति कभी प्रकट ही नहीं हुई थी। दरअसल उसने अभी अभी जानबूझकर अपनी धूर्त मुस्कान प्रकट की थी। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया है? यह मेरे द्वारा बिछाया गया जाल है। भले ही आप इसमें चलना न चाहें, आपको चलना ही होगा। आर्यन शर्मा लगभग उसके विचारों को देख सकता था। उसके दिमाग के गियर तेजी से घूमने लगे। मुझे इसे सिर्फ इसलिए क्यों लेना चाहिए क्योंकि आप मुझसे ऐसा करने के लिए कहते हैं? मुझे अपनी गरिमा कहाँ रखनी चाहिए?
चूंकि आप नियमों के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर चलूंगा। राष्ट्रपति ने अभी जो शब्द कहे वे अनुचित थे। खिताब मिलने के बाद भी अन्य लोग उन्हें चुनौती देकर इसे छीन सकते थे। यह नियम निश्चित रूप से सैन्य अकादमी में मौजूद नहीं था। इसका कोई मतलब नहीं था। यह सोचकर आर्यन शर्मा मुस्कुराया। जब प्रभाकर यादव ने मुस्कान देखी तो उसके दिल में तुरंत बेचैनी की भावना महसूस हुई। आर्यन शर्मा ने शांति से कहा, मैं आश्वस्त नहीं हूं। चैप्टर 169 भाई आर्यन, आपसे मिलकर खुशी हुई। भाई आर्यन, आप अद्भुत हैं। मैं आश्वस्त नहीं हूं। आर्यन शर्मा की शांत आवाज पूरे स्टेडियम में फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई उसकी आवाज सुन सकता था। इस समय चाहे वह नए छात्र हों या बड़े छात्र या पीछे के निदेशक और प्रशिक्षक, सभी को झटका लगा। एक कठिन छात्र, यह वह विचार था जो प्रशिक्षकों के दिमाग से निकल गया। इसके साथ ही उनके होठों के किनारे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। एक कठिन छात्र अच्छा था। एक कठिन छात्र दिलचस्प था। वे कठिन छात्रों से प्यार करते थे। दिलचस्प। बड़े छात्र हंसे। वे स्वयं के इस अतिमूल्यांकन और उसकी अज्ञानता पर हंस रहे थे। कुछ लोग पहले से ही समझ गए थे कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति अभी आर्यन शर्मा की सराहना कर रहे हैं और उन्हें उनसे काफी उम्मीदें हैं। हालांकि जब उसने यह बात सबके सामने कही और आर्यन शर्मा को ऊंचे स्थान पर बिठाया, तो वह वास्तव में अपने लिए और अधिक दुश्मनों को आमंत्रित कर रहा था। नए छात्रों में अब आर्यन शर्मा के प्रति अधिक सम्मान था। जब वह मूर्ख बना तो जवाबी कार्रवाई करते हुए, और किसमें यह साहस था। मेरा भाई आर्यन वास्तव में प्रभावशाली है। प्रभाकर यादव ने आंखें सिकोड़कर एक खतरनाक मुस्कान दी। आर्यन शर्मा, आप हमें अपनी चिंताएं बता सकते हैं। हमारी सैन्य अकादमी में सख्त अनुशासन है, लेकिन यह कोई अनुचित स्थान नहीं है। यदि आपको कोई दुख है तो मैं आपसे उचित ढंग से बात करूंगा। मैं तुम्हें तब तक मनाऊंगा जब तक तुम आश्वस्त नहीं हो जाते। आर्यन शर्मा। किसी तरह उसे लगा कि उसे धमकी दी जा रही है। हालांकि वह पहले से ही बाघ की सवारी कर रहा था। ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। आर्यन शर्मा ने साहस जुटाया और कहा, अभी आपने कहा था कि मेरे समान स्तर पर हर कोई मुझे चुनौती दे सकता है। अगर वे जीतते हैं तो वे मेरा सैन्य खिताब ले सकते हैं। क्या यह नियम अतीत में स्कूल में मौजूद था? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा होता है। मैं इस अकादमी में निर्णय करता हूं, प्रभाकर यादव ने कहा। आर्यन शर्मा एफके। बेशर्म। क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरों को चुनौती दे सकता हूं और उनका सैन्य खिताब भी छीन सकता हूं? आर्यन शर्मा ने पूछा। प्रभाकर यादव एक पल के लिए चुप रहे। अच्छे साथी, तुम मेरे कूदने के लिए एक गड्ढा खोद रहे हो। यदि वह सचमुच उसकी बातों से सहमत हो जाता और कहता कि वह अन्य लोगों की सैन्य उपाधियां छीन सकता है, तो स्कूल में गड़बड़ी हो जाएगी। आप सैन्य उपाधियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ये उपाधियां सैन्य कारनामों के कारण मिली हैं। आप इसे छीन नहीं सकते, प्रभाकर यादव ने कहा। आर्यन शर्मा मुस्कुराए और बोले, यह अनुचित है। अगर मैं हार गया तो मैं अपना खिताब भी खो दूंगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति जी, क्या आपको लगता है कि यह उचित है? आप क्या चाहते हैं? प्रभाकर यादव ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, छोटी लोमड़ी। बहुत सरल। कोई भी मुझे चुनौती दे सकता है, लेकिन उन्हें समान मूल्य की कोई चीज छोड़नी होगी। मैंने सुना है कि स्कूल के क्रेडिट का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। मैं स्कूल क्रेडिट स्वीकार कर सकता हूं, आर्यन शर्मा ने कहा। प्रभाकर यादव को अचानक लगा कि वह आर्यन शर्मा के जाल में फंस गया है। उसने आर्यन शर्मा के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा था, लेकिन जब वह मुड़ा तो आर्यन शर्मा ने दयालुता से एहसान का बदला चुकाया था। यह व्यक्ति नुकसान उठाने को तैयार नहीं था।
समस्या यह थी कि स्थिति के कारण उसके पास गड्ढे में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, प्रभाकर यादव ने सिर हिलाया और शांत रहने का नाटक किया, लेकिन उसके दिल में पहले से ही गाली गलौज चल रही थी। लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। प्रति चुनौती क्रेडिट की संख्या 100 तक सीमित है। हाँ, सैन्य उपाधि का मूल्य स्कूल क्रेडिट की इस राशि का उपयोग करके नहीं तौला जा सकता है, लेकिन यदि आप बहुत अधिक मूल्य मांगते हैं तो स्कूल क्रेडिट प्राप्त करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। प्रभाकर यादव अंततः सहमत हो गए। 100 स्कूल क्रेडिट। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाने से पहले एक पल सोचा। ठीक है। प्रभाकर यादव ने कुछ नहीं कहा। सैन्य उपाधि प्रदान करने का समारोह पूरा करने के बाद आर्यन शर्मा मंच से नीचे चले गए। सबकी निगाहें उसके शरीर पर टिकी थीं। यह आदमी बहुत आश्वस्त है। प्रभाकर यादव ने आर्यन शर्मा की पीठ की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह 8 बजे हम विभिन्न संकायों का चयन करेंगे। मार्शल आर्ट पाठ्यक्रम में आपके लिए चुनने के लिए 5 संकाय हैं। वे हैं युद्ध संकाय, कमान संकाय, लोहारी संकाय, रून संकाय और डैन संकाय। आप स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या मंचों से विवरण जान सकते हैं। याद रखें, कल देर मत करना। इसके अलावा जिन छात्रों को 20 राउंड दौड़ना है वे आलसी न हों। जब तक आप दौड़ना समाप्त नहीं कर लेते तब तक रात का खाना खाने के बारे में न सोचें। लोग आप पर नजर रखेंगे। ट्रैक पर दौड़ रहे छात्र रोना चाहते थे। जो हम सहन नहीं कर सकते उसे हमें क्यों सहना पड़ता है? राष्ट्रपति जी, हम गलत हैं। सोब। किसी ने भी उनके पीछे गिराए गए पारदर्शी बुलबुले नहीं देखे। गति 5, गति 4, गति 7। आर्यन शर्मा दिल में हंस पड़ा। बुलबुले उठाने के बाद वह स्टेडियम से बाहर चले गए। नए छात्रों का जमावड़ा समाप्त हो गया। उनके छात्रावास में वापस जाते समय कई नए छात्र उनका स्वागत करने आए और उनके साथ घुल-मिल जाना चाहते थे। आर्यन शर्मा असहाय महसूस कर रहा था। वह इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ सकता था। बहुत सारे लोग उसका अभिवादन कर रहे थे, इसलिए उसे उनके नाम भी याद नहीं थे। वह उनमें कोई अंतर नहीं कर सका। भाई आर्यन, भाई आर्यन। अचानक किसी ने उसे फिर से बुलाया। वह पलटा और देखा कि हरिप्रसाद पाल उसका पीछा कर रहा है। उसके बगल में 3 अन्य युवक भी थे। उन्हें उसके रूममेट होने चाहिए। भाई आर्यन, अभी भी जल्दी है और अभी रात के खाने का समय नहीं हुआ है। चलो चलें और अपनी दैनिक आवश्यकताएं ले जाएं, हरिप्रसाद पाल ने कहा। जरूर, लेकिन तुम मुझे भी भाई क्यों कह रहे हो? आर्यन शर्मा अवाक रह गया। हाँ, आप अद्भुत हैं। आपने राष्ट्रपति से वापस बात करने का भी साहस किया। हरिप्रसाद पाल ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और हंसने लगा। फिर उन्होंने आगे कहा, ओह ठीक है, मैं उन्हें आपसे मिलवाता हूं। वे मेरे रूममेट हैं। जो सज्जन व्यक्ति जैसा दिखता है, जिसे आप एक नजर से देख सकते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसका नाम सुशांत हंग है। उसके बगल में खड़े मांसल आदमी का नाम बलदेव फेंग है और चश्मा पहने हुए आदमी का नाम ललित शू है। एफ.के. होजी, क्या आप मेरा परिचय इसी तरह कराते हैं? मैं एक अच्छा इंसान क्यों नहीं हूं? सुशांत हंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। वर्तमान समाज में जो कोई भी अच्छा व्यक्ति दिखता है वह संभवतः अच्छा व्यक्ति नहीं है, ललित शू ने शांति से कहा। बलदेव फेंग ने सुशांत हंग को सतर्कता से देखा। उसके शरीर की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। बेली, उस नजर का क्या मतलब है? सुशांत हंग हैरान रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी जंगली जानवर ने निशाना बनाया है। मेरे तीसरे दादाजी ने कहा कि मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति को मार देना चाहिए जो खतरनाक व्यक्ति जैसा दिखता हो और मेरे जैसे दयालु व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता हो। सुशांत हंग अनियंत्रित रूप से एक कदम पीछे हट गया। हरिप्रसाद पाल और ललित शू ने तुरंत उसे वापस खींच लिया।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके रूममेट्स वे सचमुच दिलचस्प हैं। आर्यन शर्मा ने कुछ देर सोचा और अंततः उन्हें वर्णित करने के लिए एक चतुराईपूर्ण शब्द ढूंढ लिया। हाँ हाँ, हरिप्रसाद पाल अजीब तरह से हंसा। दरअसल वे बुरे नहीं हैं। सुशांत हंग और अन्य दो को होश आ गया और उन्होंने जल्दी से आर्यन शर्मा का अभिवादन किया। भाई आर्यन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाई आर्यन, आप अद्भुत हैं। फिर उन तीनों ने एक साथ सिर झुकाया, मानो वे किसी माफिया सरगना का अभिवादन कर रहे हों। आर्यन शर्मा, ये तीन मजाकिया लोग। जब तक आप खुश हैं। आर्यन शर्मा ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ नहीं कर सका। जब वे स्कूल के लॉजिस्टिक्स विभाग की ओर जा रहे थे तो समूह ने सहजता से बातचीत की। लॉजिस्टिक्स बिल्डिंग पड़ोसी सर्विस सेंटर की तरह थी। कई छात्र पहली मंजिल पर कतार में खड़े थे। कतार गलियारे के बाईं ओर स्थित एक कमरे से शुरू हुई। वे कतार में शामिल हो गए और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दैनिक प्रशिक्षण वर्दी, अपनी सैन्य पोशाक, साथ ही दैनिक आवश्यकताएं एकत्र कीं। हर कोई कई अलग अलग बैग लेकर अपने छात्रावास में वापस चला गया।